सो बच्चों, जो टॉपिक आज हम लोगों ने स्टडी करना है वो है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये बेसिकली थ्री डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिक ग्रुप्स की, बेसिकली जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हम उनको डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस के वे में डिफाइन करते हैं। सो आप लोगों ने जो चीज़ स्टडी करनी है वो थ्री डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एक अल्कोहल है, दूसरा फिनोल है एंड तीसरा ईथर है। इन सबको इकट्ठे क्यों स्टडी किया जाता है, उसकी एक सिंप्लीफाइड सी रीजन है कि ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ वाटर कंसिडर किए जाते हैं। वाटर में आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इन तमाम मॉलिक्यूल्स में भी जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि जहाँ जहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन नजर आएगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और दूसरा, हम इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं कि आप अगर सिंपली अगर आपने सिस्टम में प्रिपेयर करना हो अल्कोहल, तो आप जो है बेसिकली ये जो वाटर का एक हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कर दोगे विद आर, तो ये आपके पास अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे विद द फिनाइल ग्रुप, तो ये आपके पास जो है बेसिकली फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे विद आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, तो ये आपके पास ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चीज़ इन टर्म ऑफ फंक्शनल ग्रुप आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि अल्कोहल में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये OH का ग्रुप। सिमिलरली फिनोल में भी यही ग्रुप है, OH का ग्रुप। लेकिन इन केस ऑफ ईथर अगर आप गौर करो तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है कि आर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आर। सो ये जो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो अगेन है इसको हम ऑक्सो ग्रुप कहते हैं। और इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप सिंपली ये बताओगे कि आपके पास ईथन में ऑक्सो एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। सो हम लोग एक एक करके इन कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास है वो अल्कोहल है, और अल्कोहल को अगर क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सो वो आपके पास दो टाइप्स आती हैं। एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है और एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में आपके पास, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, जो भी कंपाउंड आप लोगे या जिस अल्कोहल की आप बात कर रहे होगे उसमें एक ही हाइड्रोक्सिल का ग्रुप अवेलेबल होगा। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड हो, कोई भी ऐसा अल्कोहल हो जिसमें सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल है, तो आप उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में रखोगे। फिर अगर आप देखो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की तरफ जाओगे तो इसकी जो डेफिनेशन है, इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन हम सिंपली ये कहते हैं कोई भी अल्कोहल जिसमें मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल हो। तो अगर आप यहाँ पे इस कंपाउंड को देखोगे तो ये डाईओल है, मतलब इसमें दो हाइड्रोक्सिल के ग्रुप अवेलेबल है, एक ये ग्रुप अवेलेबल और दूसरा ये ग्रुप अवेलेबल है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जिसमें मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल हो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आते हैं। और पॉलीहाइड्रिक में भी आगे दो जो सबसे मेन कैटेगरीज हैं, वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। मतलब ज्यादातर आप जिन कंपाउंड के साथ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में भी डील करोगे वो या तो डाईहाइड्रिक होगा या ट्राईहाइड्रिक होगा। डाई में आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं हाइड्रोक्सिल के, और ट्राई में आपके पास थ्री फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। सो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम इसको इग्नोर करेंगे और मूव करेंगे टुवर्ड्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो बेसिकली आपका उसका जो जनरलाइज फॉर्मूला अगर आपने देखना है तो वो CnH2n+1OH है। और इन टर्म्स ऑफ अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को आप मजीद थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जो एम यूनिस की किताब में जो डेफिनेशन गिवन है वो ये कि जो कार्बन, जिसको आप अल्फा कार्बन कहते हो, जो कार्बन आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है, या तो वो मजीद किसी और कार्बन से अटैच हो या फिर ये कि वो किसी और कार्बन से अटैच ना हो। ये दोनों डेफिनेशन जो हैं ये प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन है। अगर हम सिर्फ एम यूनिस की किताब की डेफिनेशन जाएंगे तो वो आपको ये कहता है कि आपका अल्फा कार्बन मजीद सिंगल कार्बन से अटैच होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो CH3OH मेथनॉल जो है आपके पास, ये प्राइमरी अल्कोहल की डेफिनेशन में से आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि प्राइमरी अल्कोहल को डिफाइन करने के टू वेज हैं। आप ये कह सकते हो कि जो अल्फा कार्बन है वो सिंगल जो है मजीद सिंगल कार्बन के साथ अटैच हो, या ये कि वो किसी और कार्बन के साथ ना अटैच हो, तो दोनों केसेस में वो प्राइमरी अल्कोहल जनरेट करता है। सेकेंडली, आप अगर सेकेंड क्लास की तरफ आओगे तो वो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल में अल्फा कार्बन जो होता है वो मजीद दो कार्बन के साथ अटैच होता है। यहाँ पे अगेन ये आर है, ये अल्काइल ग्रुप है, इसको आप किसी भी कार्बन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। सो बेसिकली जो सेकेंडरी में अल्फा कार्बन जो होगा वो टू कार्बन के साथ अटैच होगा, और टर्शरी में आपका जो अल्फा कार्बन होता है वो थ्री कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है। सो कीप इट इन माइंड के ओवरऑल अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मेन क्लास अल्कोहल है,
मेन अल्कोहल जो है वो अगेन टू क्लासेस में डिवाइड होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। एक दफा आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पे आ जाओ तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो बेसिकली मजीद जो है वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। इन सब के रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, इन सबको प्रिपेयर करने का वे डिफरेंट होता है, और हम लोगों ने जो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में डिफरेंट मेथडोलॉजीज पढ़नी है, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो यही है कि आप हर अल्कोहल मतलब प्राइमरी अल्कोहल को बनाने के वेज डिफरेंट हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को जनरेट करने के वेज डिफरेंट हैं, और टर्शियरी अल्कोहल को जनरेट करने के वेज डिफरेंट हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे विद द हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेक्निक है। अल्कीन्स को आप डिफरेंट वे में यूज करते हुए अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे हाइड्रेशन का वर्ड क्यों लिखा गया है? उसकी रीज़न ये है कि जो आपका मेन रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट आप ले रहे हो वो अल्कीन है, और अल्कीन का जो सबसे रिएक्टिव पार्ट है वो ये डबल बॉन्ड है। सो आप लोगों ने अल्कीन के जितने भी रिएक्शंस अगर सेकेंड ईयर में स्टडी किए थे तो आप इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है जिसने ये शेयर कर किया हुआ है। तो होगा क्या कि हर कार्बन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस देगा, और यहाँ पे जो भी आपके पास कंपाउंड होगा वो H2O वो यहाँ पे आके अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना देगा। तो अगर हम नट शेल में बात करें मतलब ओवरऑल कंडेंस्ड फॉर्म एक देखें, तो आपके पास बेसिकली ये जो वाटर है ये डिवाइड होगा H पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में। अब इक्वल पॉसिबिलिटी है कि जो H पॉजिटिव है हो सकता है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाए, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओ एच नेगेटिव है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाए। दूसरा आपके पास केस ये हो सकता है कि अगर आप H पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में इसको डिवाइड करो तो हो सकता है आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाए और ओ एच इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाए। तो अल्कीन में हमें मजीद क्लासिफाई करना पड़ता है सिमेट्रिकल अल्कीन्स और अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उसको ऐड करवा रहे हो, तो इसलिए ये प्रोसेस ओवरऑल जो प्रोसेस है ये हाइड्रेशन है। आपका एंड गोल यही है कि आप डबल बॉन्ड को ओपन करोगे और एक कार्बन के साथ H ऐड करोगे और दूसरे कार्बन के साथ OH ऐड करोगे। लेकिन मजीद अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि जिस अल्कीन में आप ऐड करवाने जा रहे हो वो सिमेट्रिक है या वो अनसिमेट्रिक है। अगर तो वो सिमेट्रिक है तो फिर तो वहां पे हमें कोई इशू नहीं है। उसकी रीजन ये है कि दोनों केसेस में प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होगा। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ऐड करवा रही हूँ तो मैं इसको CH3 लिख सकती हूँ, और अगर मैं यहाँ पे OH को ऐड करवा रही हूँ तो मैं इसको CH2OH लिख सकती हूँ। सो मेरे पास एंड रिजल्ट आएगा CH3CH2OH। अगर मैं दूसरी साइड पे ऐड करवा दूं मतलब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को ऐड करवा दूं तो ये ग्रुप बन जाएगा CH3, और इसमें अगर मैं OH ग्रुप को ऐड करवा दूं तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। और जब मैं इसकी नेमिंग करूंगी तो अब चाहे यहाँ पे हाइड्रोक्सो ग्रुप अटैच हो या दूसरे वे में यहाँ पे अटैच हो, दोनों केसेस में जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सो ग्रुप अटैच होगा उसको मैं 1 नंबर दूंगी। तो प्राइमरी अल्कोहल में और जब हम सिमेट्रिक अल्कीन्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हमें नंबरिंग का इशू नहीं होता। तो पहली चीज तो यहाँ पे ये क्लियर कर लें कि अगर आपके पास जो है सिमेट्रिक अल्कीन होगा तो आपको कोई इशू नहीं है, आपको किसी रूल को देखने की जरूरत नहीं है, और आप सिंपली वर्कआउट करोगे और जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो प्राइमरी अल्कोहल आएगा। लेकिन उसकी निस्बत अगर मैं किसी अनसिमेट्रिक अल्कीन्स की तरफ चली जाऊँ जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड को ओपन करूँ तो मेरे पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं H पॉजिटिव को इधर ऐड करवाऊँ, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं OH को यहाँ पे ऐड करवाऊँ। अगर तो मैं यहाँ पे ऐड करवाऊंगी जैसे कि यहाँ पे ऐड हुआ हुआ है, तो इस केस में मेरे पास जो अल्कोहल आएगा वो CH3CHOH आएगा, मतलब ये सेकेंड कार्बन के पास हाइड्रोक्सिल का ग्रुप आ रहा है। दूसरा ऑपोजिट क्या हो सकता है कि मैं इस H पॉजिटिव को हो सकता है मैं इसको यहाँ पे ऐड करवा सकती हूँ और OH को मैं यहाँ पे ऐड करवाऊंगी। तो अगर इस तरह का काम हो तो मेरे पास जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे मेरे पास CH2OH बनेगा। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर हम अनसिमेट्रिक अल्कीन के साथ डील कर रहे हो तो वहाँ पे हमारे लिए अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक अरेंजमेंट के रिजल्ट में हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आ रहा है और दूसरी अरेंजमेंट के रिजल्ट में हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ रहा है। तो अनसिमेट्रिक अल्कीन में एक रूल फॉलो होता है जिसको मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है, और इसकी बेसिस पे मार्कोनिकॉफ रूल की बेसिस पे हम लोग डिफरेंट वेज डिफाइन करते हैं जिनके थ्रू हम अल्कीन्स की हाइड्रेशन करवा सकते हैं। हमारे पास कुछ मैकेनिज्म ऐसे होंगे जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, और फिर कुछ मैकेनिज्म ऐसे होंगे जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन आर प्रोडक्ट, हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए, हमें प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, हमें सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, उसकी बेसिस पे हम हाइड्रेशन करवाते हैं। हाइड्रेशन के लिए 3 डिफरेंट तरह के रिएजेंट्स यूज होते हैं।
और उन रिएजेंट्स में बेसिकली आपको बताना है कि आपके पास सिस्टम में कौन सा प्रोडक्ट आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, मतलब जो फर्स्ट मैकेनिज्म जो यहाँ पे शो किया गया है, जो फर्स्ट वे है वो ये कि आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन करवाओ। आप सिस्टम लो और उसके अंदर आप एसिड को ऐड कर दो, और उसके बाद आप रिजल्ट देखो कि आपके पास बेसिकली एसिड का मतलब ये है कि आप वाटर प्लस एसिड इस सिस्टम में ऐड कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि बेसिकली अगर आप एमन्यूनस की किताब उठा के देखोगे और यही वाला रिएक्शन स्टडी करोगे, तो जहाँ पे मैं H पॉजिटिव यूज कर रही हूँ वहाँ पे वो H3O पॉजिटिव का वर्ड यूज कर रहा है। तो H3O पॉजिटिव थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब भी हम फिजिकल केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से बात करें, तो आपके पास जब भी हम H3O पॉजिटिव का वर्ड लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वाटर का मॉलिक्यूल इटसेल्फ ऑटो आयनाइज हुआ है। एक वाटर जो है, ये जो वाटर था ये ब्रेक हुआ है, ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ है और किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जाके वो अटैच हो गया है और वो बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो अगर वाटर इटसेल्फ ऑटो आयनाइज हो रहा हो तो उसके लिए हम H3O पॉजिटिव का वर्ड यूज करते हैं। और चूंकि और ये पीएच को इंक्रीज नहीं करता, क्योंकि अगर आप गौर करो तो इस सिस्टम में आपने H पॉजिटिव लिया था और इस सिस्टम में आपने OH नेगेटिव लिया था। तो हुआ क्या कि आपके पास ये वाटर जो है इटसेल्फ चूंकि ऑटो आयनाइज हुआ है, तो जब ये अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके जाके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो भी जाए तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक OH नेगेटिव चार्ज है। और आपके पास सिस्टम में एक ही हाइड्रोजन आयन जो है वो अगेन ये H पॉजिटिव इटसेल्फ, आपने एक्सटर्नली कोई H पॉजिटिव ऐड नहीं किया, ये वाटर का अपना H पॉजिटिव है जो जाके वाटर के साथ मिलके H3O पॉजिटिव आयन बना रहा है। तो सिस्टम में जहाँ पे भी H3O पॉजिटिव हो वहाँ पे ऑटो आयनाइजेशन होती है, और ऑटो आयनाइजेशन कभी भी सिस्टम में जो है पीएच को इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि ऑल्दो आप यहाँ पे H पॉजिटिव बना रहे हो लेकिन उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास OH नेगेटिव सिस्टम में आ रहा है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जब भी हम एसिड और बेस की बात करते हैं तो हमारे लिए H पॉजिटिव इम्पोर्टेंट है और OH नेगेटिव इम्पोर्टेंट है। तो हम अगर सिस्टम में एक H पॉजिटिव जनरेट करवा भी रहे हैं तो साथ OH नेगेटिव जनरेट हो रहा है जो ओवरऑल सिस्टम की पीएच को कांस्टेंट रखेगा। लेकिन इसकी निस्बत अगर मैं सिस्टम में H2SO4 ऐड कर दूं, तो जब ये डीआयनाइज होगा तो ये देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या काम हो रहा है कि सिस्टम में H पॉजिटिव तो ऐड हो रहा है लेकिन साथ OH नहीं ऐड हो रहा। यहाँ पे जो दूसरा नेगेटिव आइन ऐड हो रहा है वो HSO4 है। तो यहाँ पे जब आप इस तरह एक्सटर्नली कोई चीज ऐड करते हो जिसको आप एक्सटर्नल एसिड कहते हो, तो इस केस में आपके सिस्टम की एसिड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो एम यूनिस में जहाँ पे हम लोगों को H पॉजिटिव का वर्ड यूज करना चाहिए जो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि आपने बाहर से कोई एसिड ऐड किया है उस सिस्टम में और वो एसिड आपको H पॉजिटिव दे रहा है, और ये वो H पॉजिटिव है जो सिस्टम की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। तो एम यूनिस में इस H पॉजिटिव को H3O पॉजिटिव से डिनोट किया गया है जो कि रॉन्ग वे है फॉर डिनोटिंग इट। तो इस इन नोट्स में पर्टिकुलरली जहाँ पे भी मैं सिस्टम में बाहर से कोई एक्सटर्नली कोई चीज़ ऐड कर रही होंगी, एसिड ऐड कर रही होंगी और मैं उससे H पॉजिटिव को कैलकुलेट कर रही होंगी, तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि मैं उसके लिए सिंपल H पॉजिटिव का वर्ड ही यूज़ करूँगी। सो इस केस में अगेन अगर हम सिंपली देखें, मतलब अगर मैं रिएक्शन करवाऊँ तो मैं अल्कीन लूँ और मैं अल्कीन के साथ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दूँ, तो कीप इट इन माइंड ये दोनों कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अल्कीन में ये डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ये डबल बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियस को पसंद करता है, ये चाहता है कि इसके सामने कोई पॉजिटिव चार्ज हो जिसपे जाके ये अटैक करे। सिमिलरली अगर आप वाटर को देखोगे तो वाटर का जो सिस्टम है उसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, तो ये भी यही चाहते हैं कि इनके लिए कोई पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर ये लोन पेयर अटैक कर सके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप खाली अल्कीन लोगे और उसको वाटर में ऐड कर दोगे तो दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं और उनको कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए। लेकिन ये कि अगर आप इस सिस्टम में मजीद एक काम करो कि आप उस सिस्टम में H2SO4 ऐड कर दो, तो H2SO4 ऐड करने से आपके पास सिस्टम में H पॉजिटिव जनरेट होगा, एक एडिशनल H पॉजिटिव जनरेट होगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये चूंकि पॉजिटिव स्पीशी है तो अब आराम से जो आपका अल्कीन है ना वो आके इस H पॉजिटिव पे अटैक कर सकता है। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हमें सिंपल अगर हम वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाना चाहें तो वो नहीं होगा क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल है। हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट ऐड करना पड़ता है जिसका काम ये होता है कि वो सिस्टम में H पॉजिटिव दे, और जब एक दफ़ा ये सिस्टम में H पॉजिटिव आ गया तो ये H पॉजिटिव अब इलेक्ट्रोफाइल है और ये अल्कीन का मॉलिक्यूल एक न्यूक्लियोफाइल है, और अब आपके पास सिस्टम में जो है रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर सकता है।
सेकेंडली जो चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है कि हमारे पास एक मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये कहता है कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिक अल्कीन होगी, मतलब ये जो अल्कीन है ये अनसिमेट्रिक होनी चाहिए। और दूसरी थिंग जो कहता है कि अगर उसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप ऐड कर रहे हो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मतलब यहाँ पे अगर मैं H2 को ले लूँ, हाइड्रोजन गैस को ले लूँ, और मैं उसको ब्रेक डाउन करवा के सिस्टम में 2H पॉजिटिव जनरेट करवाऊँ, तो वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। मतलब H2 एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, उसके रिजल्ट पे जो चीज़ जनरेट हो रही होगी वो बेसिकली H पॉजिटिव और H नेगेटिव जनरेट हो रहे होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं उसको लेके यहाँ पे ऐड करवाऊँ तो एक जगह जो है H पॉजिटिव ऐड हो जाएगा, दूसरी जगह H नेगेटिव ऐड हो जाएगा। तो रिजल्ट जो एंड पे आएगा वो यही आएगा कि आपके पास CH3 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 आ जाएगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहाँ पे आपके पास सिमेट्रिकल रिएजेंट्स हो, मतलब जो मार्कोनिकॉफ रूल है उसकी कंडीशन ये है कि आपका सबस्ट्रेट भी जो है अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और जो रिएजेंट आप ऐड कर रहे हो वो भी आपके पास जो है अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तभी आप मार्कोनिकॉफ रूल की अगली कंडीशन तक पहुंचोगे। तो मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट टू कंडीशन है वो ये कि आपका सबस्ट्रेट भी जो है बेसिकली जो है अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, और जो रिएजेंट आप ऐड कर रहे हो वो भी सिस्टम में अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और उसमें आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को ऐड करने जा रहे हो, जो बेसिकली अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। तो इस केस में मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये कहता है कि नेगेटिव एंड हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू लेस है। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अगर आप सिस्टम में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लो और अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट में उसको ऐड करवाओ, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट हमेशा उस पॉइंट पे जाएगा, उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ओवरऑल जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उनकी वैल्यू लो होगी। सो अगर हम इस तरीके से यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करें तो ये मेरा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। इसमें जो नेगेटिव पार्ट है वो OH नेगेटिव है। ये OH नेगेटिव इस कार्बन के साथ जाएगा जिस कार्बन के पास बेसिकली नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू लेस होगी, और मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CHOH की फॉर्म में बनेगा। सो अगेन ये जो हमने रिएजेंट लिया है H2SO4, इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर हम लोगों ने अल्कोहल बनाना हो विद रिस्पेक्ट टू मार्कोनिकॉफ रूल, तो हम जो रिएजेंट लेबोरेटरी स्केल पे लिखते हैं वो H2SO4 का रिएजेंट होता है। इसी के अब स्टेप्स को देख लें कि बेसिकली ये प्रोसीड कैसे करता है। तो आप लोगों ने, मतलब आप जो काम करवाने जा रहे हो वो एसिड कैटालिसिस है। आप इस सिस्टम में एक एक्सटर्नल एसिड ऐड करोगे और उस एक्सटर्नल एसिड का काम ये होगा कि वो सिस्टम में H पॉजिटिव है। सो यहाँ से आपका मैकेनिज्म स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सपोज ये आपके पास अनसिमेट्रिक अल्कीन है। आपने मैं अनसिमेट्रिक अल्कीन को इसलिए ले रही हूँ ताकि हम मार्कोनिकॉफ रूल की एप्लीकेशन को भी देख सकें और ओवरऑल मैकेनिज्म भी समझ सकें कि हम किस तरीके से इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपके पास होगा वो सबसे पहले ये होगा कि आपने जो एसिड ऐड किया वो इस सिस्टम में H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, और ये जो H पॉजिटिव है ये बेसिकली एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कि आपके पास यहाँ पे टू पॉसिबिलिटी है। डबल बॉन्ड जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में बना हुआ है। तो अब आपके पास इक्वल पॉसिबिलिटी है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएं, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएं, या इक्वल पॉसिबिलिटी है कि वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ शिफ्ट करवा के देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास पोलराइजेशन हुई है, मेरे डबल बॉन्ड जो इस एल्कीन के जो डबल बॉन्ड है वो अगेन मूव करने की तरफ जा रहे हैं। तो उस केस में अगर पॉसिबिलिटी ये है कि इस साइड पे अगर मूव करें, मतलब आपका डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करे, तो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में जाएंगे और इस कार्बन के ऊपर आपके पास तकरीबन जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा ना, या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और एज अ रिजल्ट अगर आप एंड रिजल्ट देखो तो चूंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दूर जा रही है, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर आप इस सिस्टम में H पॉजिटिव को ऐड करो, मतलब ये कि आप कहते हो कि ये वाला आपने सिस्टम में इस एल्कीन में H पॉजिटिव को ऐड करना है, तो रिजल्ट ये होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कार्बन के पास जाएंगे, इस कार्बन के पास जो है ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे। H पॉजिटिव के पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आराम से आके इस नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाना है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो शिफ्ट हुए होंगे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में इस कार्बन के ऊपर। तो आपके पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप प्रोडक्ट देखो तो आपके पास इस केस में जब आप इस तरफ मूव करवा रहे हो तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके पास CH3 आ रहा है और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। दूसरा यही काम अगर आप ये कहते हो कि ये डबल बॉन्ड
इस तरफ मूव करने की बजाय इस तरफ मूव कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे जो है बेसिकली इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। सो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो CH3 CH2 की फॉर्म में आएगा। यहाँ पे काइंडली सॉरी सी, ये जो CH है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, CH2 बनेगा यहाँ पे। ओके, सो आपके पास अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये H पॉजिटिव यहाँ पे आके जो है उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपके पास CH3 CH2 और CH2 के ऊपर ये जो इस कार्बन में, चूंकि इसका डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए हैं तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर करो तो एक तरफ आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, दूसरी तरफ आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमेशा हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमारे पास जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आएगा वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाला आएगा। मतलब ये कि आपकी ये जो डबल बॉन्ड है इसने बेसिकली इस तरफ मूव करना है, इस कार्बन के ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस H पॉजिटिव के साथ आके फिनिश हो जाएगा, तो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH पॉजिटिव और बॉन्ड CH3। सो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपने फर्स्ट स्टेप में जो मूव करवाना है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन है। इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अल्कीन्स के आपने जितने भी मैकेनिज्म देखने हैं उसके अंदर हमेशा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की जो इन्वॉल्वमेंट है या कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन है बेसिकली वही हुआ करेगी। सो इस चीज को काइंडली फर्स्ट स्टेप में ही अंडरस्टैंड कर लें ताकि जो आगे अपकमिंग जो मैकेनिज्म है उनमें आप लोग के लिए इजी हो। एक दफा आप लोगों ने अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जनरेट करवा लिया तो नेक्स्ट स्टेप में आपका सिंपल रिएक्शन है, आपने इस सिस्टम में वाटर को ऐड करना है। वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर आके इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेंगे। एज अ रिजल्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CH3CH CH3 है। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि ओवरऑल जो कार्बन था उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड बनाए और इस केस में इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए थे। तो होगा क्या कि अब चूंकि आपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए तो ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और चूंकि ऑक्सीजन में पहले कैपेबिलिटी होती है कि वो 2 बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इस केस में मतलब इसने इस कार्बन में तो पॉजिटिव चार्ज इसका फिनिश हो गया क्योंकि उसको लोन पेयर मिल गए और इसने टोटल 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना लिए, तो अब ये न्यूट्रल जो है एलिमेंट हो चुका है। तो इस केस में अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन ओवरऑल कैपेबिलिटी रखता है 2 बॉन्ड बनाने की, लेकिन यहाँ पे उसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तो चूंकि ऑक्सीजन ने अपनी टेंडेंसी से ज्यादा बॉन्ड बनाए हुए हैं, सो आपके पास जो है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू, अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा क्योंकि इसने अगेन अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को डिनोट किया है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फिनिश हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि बुक में जो नेक्स्ट स्टेप हुआ है वो ऑटोमेटिकली हो गया हुआ है। वो जो शो करवाएंगे वो ये करवाएंगे कि ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो एक बॉन्ड है इसमें से हाइड्रोजन जो है वो H पॉजिटिव के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और जो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये वापस इसके पास आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। सो होता क्या है कि एक्चुअल में हम लोगों ने जब सिस्टम में एसिड ऐड किया था तो आपके पास H पॉजिटिव था और साथ उसके जो चीज जनरेट हो रही थी वो HSFO नेगेटिव है। तो ये कॉन्जुगेट बेस है। बेस का काम ये होता है कि वो किसी भी सिस्टम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो बेस क्या होगी कि बेस यहाँ पे आएगी। बेस जो है बेसिकली HSO4 जाके इस सिस्टम में से जो है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, वो इस प्रोटॉन को H पॉजिटिव के फॉर्म में रिमूव करेगा और आपके पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये लोन पेयर की फॉर्म में इस ऑक्सीजन के पास वापस आ जाएंगे। सो ये खुद से मूव नहीं करता, सिस्टम में अगर बेस अवेलेबल होगी तभी आपके पास सिस्टम में से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा। और अगेन आपको यहाँ पे ये चीज एक और चीज यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट है। एट द स्टार्ट ये वाला H पॉजिटिव जो एसिड का था वो उसने रिएक्शन को स्टार्ट किया है, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन लास्ट स्टेप में ये दोबारा से रीजनरेट हो गया हुआ है। तो कैटलिस्ट हमेशा रिएक्शन में वो कंपाउंड होता है या वो स्पीशी होती है जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन रीजनरेट हो जाती है। तो यहाँ से आपको आपका जो कैटलिस्ट है वो भी बेसिकली रिकवर हो गया है क्योंकि बेस प्लस H पॉजिटिव मिलके वही एसिड बनाएंगे जो आप लोगों ने स्टार्ट में ऐड किया था। तो ये आपका फर्स्ट मैकेनिज्म है इन टर्म्स ऑफ एल्कीन। इसमें जो चीज़ अगेन इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के तौर पे यूज होता है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन जो है वो मेन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। कार्बोकेटाइन जितना टाइम लगेगा कार्बोकेटाइन को जनरेट होने में वो डिफाइन करेगा कि आपका सिस्टम का रेट कितना है।
और अगेन इसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। बाकी चीज़ों को काइंडली छोड़ दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट जो है रीअरेंजमेंट वगैरह जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक और रिएजेंट जो हमारे पास यूज किया जाता है वो B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन है। अगेन ये भी अल्कीन के ही आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो, लेकिन जो फर्स्ट आपने रिएजेंट पढ़ा है जिसमें आप H2O और H2SO4 को ले रहे हो, वो ऐसा रिएजेंट है जो सिस्टम में मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करवाता है। अब हम एक ऐसे रिएजेंट की बात करने जा रहे हैं जिसका काम ये है कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को वहाँ पे अप्लाई करवाए। तो अब जो हम रिएजेंट देंगे उसका रिजल्ट ये होगा कि जो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है उसके ऑपोजिट काम होगा। मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये कहता था कि सिस्टम में अगर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, मतलब रिएजेंट यहाँ पे भी वाटर ही होगा, सो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है तो आप ये कहते हो कि इस सिस्टम में जो वर्क होना चाहिए वो ये कि नेगेटिव एंड हमेशा उस पोर्शन पे जाना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू लेस है। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट देखो तो नेगेटिव एंड आपका उस हाइड्रोजन के पास गया हुआ है जिसके पास जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा है। इस केस में अगर आप गौर करो तो CH2 के साथ नेगेटिव एंड आया हुआ है। जो प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा वो प्राइमरी अल्कोहल है, और अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करोगे तो जो प्रोडक्ट आपके पास आना चाहिए वो बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल है। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, अगर आपने सिस्टम में कभी भी जो है सेकेंडरी अल्कोहल बनाना हो तो आप उस रिएजेंट की तरफ जाओगे जो आपको बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता हो, और वो लेबोरेटरी स्केल पे वो H2SO4 और वाटर का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर आपको अल्कीन दी जाए और आपको कहा जाए कि भाई इसको कन्वर्ट करें इनटू प्राइमरी अल्कोहल, तो आप लोगों ने जिस रिएजेंट की तरफ जाना है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होना चाहिए। और उसके लिए जो मेन रिएजेंट यूज होता है वो B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन और H2O2 का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर प्रॉपर वर्किंग। सो इसका भी अगेन मैकेनिज्म अगर हम देखें तो आपके पास B2H6 एक डायमर है, ये बोरॉन हाइड्राइड का डायमर है। BH3 आप लोगों ने जो है अगेन केम 101 में इसको स्टडी किया हुआ है। BH3 की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। BH3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। आप अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो इसमें 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। 3 बॉन्ड का मतलब ये है कि इसके पास ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कभी भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए मस्ट है कि उसके पास एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ऑल्दो ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। तो BH3 एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अगर हम इसको क्लोरोफॉर्म में रखें तो ये अपना एक डायमर बना लेता है जिसको B2H6 कहा जाता है। उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं करूंगी क्योंकि वो आपको मजीद कंफ्यूज करेगा। लेकिन इस चीज को ध्यान में रखिए क्योंकि BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। हम इसको रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए क्रिएट कर सकते हैं, और उसको क्रिएट करने का वे ये होता है कि आप B2H6 को थोड़ा सा हीट अप करो, थोड़ी देर के लिए वो BH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप जब उसको हीट अप कर देते हो तब आप उसमें अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ऐड करते हो तो थोड़ी देर के लिए आपके पास सिस्टम में BH3 जनरेट हो जाता है। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्या है? आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर एक देखा हुआ है, ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इस सिस्टम में डबल बॉन्ड को रिप्लेस करवा दो, मतलब इस डबल बॉन्ड में मैं 4 हाइड्रोजन एटम्स इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, 2 हाइड्रोजन एटम इस डबल बॉन्ड को फिनिश करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम इस डबल बॉन्ड को फिनिश करेंगे, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। और इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें कॉन्जुगेशन होती है। अगर आप गौर करो तो एक कॉन्जुगेशन इसमें ये है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और दूसरी कॉन्जुगेशन इसमें जो एक्चुअल में जो मेन डोमिनेंट जो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है वो ये है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास अपने लोन पेयर होते हैं। तो अगर आप इस सिस्टम में ये डबल बॉन्ड रहने दो तो ये डी लोकलाइज स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस रिंग के अंदर घूम रहे होते हैं। लेकिन जब आप इन डबल बॉन्ड को फिनिश कर देते हो तो अब आपके पास ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं रहा। अब यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगी, और ये जो इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होंगे वो बेसिकली अवेलेबल होंगे कि वो किसी भी आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को दे सकते हो, जो कि इस केस में आपकी BH3 है। बेसिकली सिस्टम में टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को ऐड करने का पर्पस ये होता है कि जो BH3 आपने हीट अप करके थोड़ी देर के लिए क्रिएट किया हुआ है, ये जाके उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और फॉर सम टाइम आपके पास सिस्टम में BH3 जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग जो यहाँ पे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर, आपने पिछले स्ट्रक्चर में जिस जहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब अगर आप पिछला वाला देखो तो आपका जो मेन कंपोनेंट था वो ये H पॉजिटिव था। BH3 या B2H6 का जो कॉम्बिनेशन है इसकी ये स्पेशलिटी कि ये हाइड्राइड है। यहाँ पे जो मेन रिएक्टिंग स्पीशी जो इस स्ट्रक्चर ने प्रोवाइड करनी है BH3 ने, वो H नेगेटिव है। अगर आप खाली इसी चीज को याद रखो
मेरा ख्याल है आप लोगों का जो है तकरीबन तमाम काम जो है उसका मैकेनिज्म का आप आधे से ज़्यादा पोर्शन यहीं पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। होता क्या है कि नॉर्मली जो हाइड्रोजन है, मतलब अगेन बोरॉन और हाइड्रोजन को कंपेयर किया जाए तो बोरॉन मेटल है, और मेटल जो है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप देखो तो वो 2.1 होती है, जबकि बोरॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ये अगेन मेटल्स हैं, और मेटल्स जो है वो या तो जीरोस में होते हैं या वन में होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू मेटल। तो चूंकि ये हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो भी BH3 का मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और बोरॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपने क्या करना है, आपने BH3 को लिखना है, उसमें बोरॉन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देना है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज देना है। जब आप इस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की स्पीशी को अल्कीन के करीब लेके आओगे जो आपका सबस्ट्रेट है, तो होगा क्या कि आपके पास जो है पोलराइजेशन होगी और जो है आपके पास रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इस कार्बन की तरफ भी मूव कर सकता है और इस कार्बन की तरफ भी मूव कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने अभी पीछे यही देखा था कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की जो फॉर्मेशन है वो ज़्यादा ईजी है और वो ज़्यादा जो है रिकमेंडेबल है, क्योंकि आपके पास एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट आ रहा होता है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। तो डबल बॉन्ड मूव करेगा टुवर्ड्स दिस कार्बन, एज अ रिजल्ट यहाँ पे हल्का हल्का पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होना शुरू होगा और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना शुरू होगा। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन टर्न इस बोरॉन के ऊपर अटैक करेगा। तो अगर आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करो तो ये CH3 है, ये CH है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और आप ये कह रहे हो कि ये डबल बॉन्ड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चूंकि ये डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैंने इसकी जगह जो है डॉटेड लाइन को शो किया जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हल्की सी मूवमेंट मेरे पास स्टार्ट हुई है इस वे में। फिर आप कहते हो कि जब हल्की सी मूवमेंट इधर होगी तो ये पार्शियल नेगेटिव ने जाके इंटरेक्ट करना है विद दिस बोरॉन। सो बोरॉन और CH2 के दरमियान, बेसिकली ये जो CH2 है और ये जो बोरॉन है इनके दरमियान जो है हल्का सा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ है, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे हल्का सा बॉन्ड बनना शुरू हो गया। फिर दूसरी चीज आप कह रहे हो कि इस सिस्टम में जो बोरॉन ने जो चीज डिनोट करनी है वो H नेगेटिव है। तो होता क्या है कि आपने कहा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है और इस H के ऊपर पार्शियल नेगेटिव था, मतलब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये जो CH है ये हल्का हल्का कनेक्शन बनाना शुरू करेगा फ्रॉम दिस। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, मतलब ये BH3 का स्ट्रक्चर था, और BH3 में यहाँ पे सॉरी सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन के दरमियान का जो सिंगल बॉन्ड है वो इस तरीके से ऑपरेट करेगा कि हाइड्राइड ने यहाँ से निकलना है। हाइड्राइड का मतलब क्या है कि बोरॉन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने लेने, इसने H नेगेटिव में कन्वर्ट होना है, यहाँ से सारा जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होनी है, एज अ रिजल्ट यहाँ फुल पॉजिटिव चार्ज आना है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव जो जनरेट होंगे वो मिलके आपस में यहाँ पे CH2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आपके पास एंड रिजल्ट ये आता है कि CH3 CH2। सो फर्स्ट स्टेप में जो आपके पास काम होना है वो ये होना है कि बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होना है, और हाइड्रोजन ने यहाँ से निकलते हुए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके जाने हैं और उसने यहाँ पे निकलना है इन दी फॉर्म ऑफ H नेगेटिव। सो H नेगेटिव जब यहाँ पे निकलेगा तो यहाँ पे चूंकि इस कार्बन के पास बेसिकली ये जो इसका डबल बॉन्ड था वो इधर मूव कर चुका है, तो यहाँ पे फुल पॉजिटिव चार्ज आया, एज अ रिजल्ट यहाँ पे H नेगेटिव जाके एड ऑन हो जाएगा और आपके पास CH3 CH2 बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या काम होना है कि आपने ये कहा कि यहाँ से डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हुआ था, तो ये नेगेटिव है, और बोरॉन के पास इस वक्त जो है बेसिकली सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स रह गए थे। तो क्योंकि ये वाले तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वाला हाइड्रोजन लेके निकल गया था, तो ये क्या करेगा कि ये जो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये सॉर्ट ऑफ इसके साथ मिलकर बॉन्ड बना लेगा ताकि इसके पास भी ओवरऑल जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाए। सो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो CH3 CH2 CH BH2 की फॉर्म में आएगा। अगेन दोबारा से वही काम होगा, आपके पास एक और मॉलिक्यूल आएगा, मतलब जिस तरह आपने ये रिएक्शन करवाया BH3 के साथ, अभी भी बोरॉन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स अवेलेबल है। सो वही काम जो पहले आप लोगों ने यहाँ पे करवाया वही काम आप यहाँ पे करवाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि आपके पास सिस्टम में ये जो मॉलिक्यूल बना था दोबारा से अगर आप उसी को ओपन करके लिखो तो आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल था, और लेट्स सपोज आपने उसमें ये चीज़ ऐड करवाई है, और अब हम इस वाले हाइड्रोजन एटम की बात करने लगे हैं कि आपके पास जो रिजल्ट था वो ये था CH3 CH2 CH BH2, ये वाला स्ट्रक्चर बना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया है, मैंने ये वाला स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब CH3 CH2 CH, सो CH3 CH2 CH, और इसके साथ इस CH के साथ मेरे पास BH2 अटैच है।
तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है सी एच के साथ मेरे पास बी एच टू अटैच है, तो ये एक हाइड्रोजन एटम हो गया और दूसरा ये हाइड्रोजन एटम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास एक और मॉलिक्यूल आ रहा है जिसने इसके ऊपर अटैक करना है। तो मुझे ये पता है कि बोरॉन जो है वो मेटल है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन जो है, बोरॉन और हाइड्रोजन को अगर हम कंपेयर करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ये जो डबल बॉन्ड है एल्कीन का, मतलब ये वाला जो न्यू मॉलिक्यूल आ रहा है, डबल बॉन्ड ने मूव करना है टुवर्ड्स दिस कार्बन, तो इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आना है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना है। तो होगा क्या कि आपके पास दोबारा से वही इंटरमीडिएट बनेगा। ये डबल बॉन्ड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए इसको मैंने शो किया विद डॉटेड लाइन, और यहाँ पे जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगेन यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अगर आप इसी मॉलिक्यूल को इस तरीके से लिखो, तो ये फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, ये फर्स्ट स्टेप का वर्क है। अब हम सेकंड स्टेप का जो वर्क करने जा रहे हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट हो रहा है। सो आपने एक न्यू मॉलिक्यूल ऐड किया, उसमें अगेन जो पहला वाला काम है वही होगा। आपके पास ये चीज डॉटेड फॉर्म में आ गई, यहाँ पे चूंकि पार्शियल नेगेटिव आ गया तो ये पार्शियल पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, तो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन आ गई। अगेन ये हाइड्रोजन जो है ये अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स पार्शियल पॉजिटिव की तरफ, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और हल्का हल्का जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। तो बोरॉन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो भी डॉटेड लाइन से शो होगा। तो अगेन दोबारा वही स्टेट जनरेट होगी, हाइड्रोजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और जो बॉन्ड डेवलप हो जाएगा वो CH3 और CH2 का बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव जो है वो फुल कंप्लीट नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कार्बन है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ले आएगा। तो एज अ रिजल्ट जो आपके पास स्ट्रक्चर बनेगा वो CH3 CH2 CH2, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, और दरम्यान में बोरॉन वो ये है। और आपके पास दोबारा से ये जो नीचे जो फर्स्ट चीज चल रही थी वो CH2 CH3 एज सच वहाँ पे दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी CH3 CH2 CH जनरेट हो रहा है और इधर भी CH2 CH3 है। मैं इसको कंबाइन करके लिख सकती हूँ CH3 CH2 होल ट्वाइस, और मेरे पास जो रह गया कंपाउंड वो BH का कंपाउंड है। सो एज अ रिजल्ट जो मेरे पास स्ट्रक्चर रह जाएगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर रह जाएगा। और दोबारा से अगेन एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे आने वाला है अल्कीन का, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दोबारा से आप लोगों को अगेन पता है कि बोरॉन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव है। बोरॉन के पास इसने यहाँ पे भी 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 2 इसके साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। सो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती है और कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सो अगेन अल्कीन का जो मॉलिक्यूल है वो दोबारा से एक और एल्कीन का मॉलिक्यूल आएगा, दोबारा से वही स्टेप होगा। बोरॉन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। अल्कीन्स में ये वाला डबल बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें जो पहले ऐड हुए हैं उनको हमने सेपरेटली लिख दिया है, कंडेंस फॉर्म में लिख दिया है, और जो रिमेनिंग है उसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया कि बोरॉन और हाइड्रोजन। सबसे फर्स्ट काम ये होगा कि इस सिस्टम में से हाइड्राइड निकलना है। बोरॉन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक होगा, और क्योंकि इसको अट्रैक्शन मिल रही है फ्रॉम दिस एंड, सो आपके पास ये जो न्यू मॉलिक्यूल ऐड हुआ है जिसमें CH3 CH और डबल बॉन्ड जो था वो यहाँ पे था और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव के फॉर्म में मूव किया, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा जिसको हम लोगों ने डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। यही वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे CH2 और बोरॉन के दरमियान। और अगेन यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो बोरॉन हाइड्राइड है ये वाला बॉन्ड इस तरफ को शिफ्ट करेगा और ये सिस्टम में ऐड हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट आपके पास CH2 CH3 रीजनरेट हो जाएगा। तो हम ओवरऑल जो चीज़ लिख सकते हैं वो अगेन ये है कि आपके पास CH2 CH3 होल थ्राइस जो है वो जनरेट हुआ है। फॉर सिंप्लीफिकेशन मैं क्या करती हूँ कि मैं इस फुल कंपाउंड को R से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और मैं इसको लिख रही हूँ R3B। कीप इट इन माइंड, R का मतलब ये है कि जो अल्काइल ग्रुप है मैंने उसको कंडेंस फॉर्म में R से रिप्रेजेंट कर दिया है। एक दफ़ा हमारा पास ये काम कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। जैसा कि आप लोग ज़्यादातर लोग जानते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो सिस्टम में फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक और काम किया हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे OH बेसिक मीडियम साथ इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो अगर तो मैं बेसिक मीडियम ना दूं तो इसको ये करना चाहिए कि इसको ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए, ये इसके OH जो फ्री रेडिकल है वो जनरेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूंकि मैंने OH नेगेटिव को ऐड किया हुआ है तो बेस का काम ये होता है कि वो सिस्टम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करे।
तो अगर सिस्टम में बेस OH नेगेटिव अवेलेबल होगी तो वो क्या करेगी कि वो यहाँ से हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में से H पॉजिटिव को एक्सट्रैक्ट कर लेगी। सो एज अ रिजल्ट आपके पास सिस्टम में वाटर आ जाएगा, और जो रिमेनिंग स्पीशी होगी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ H पॉजिटिव निकला है, तो ये जो डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो आपके पास जो रिमेनिंग कंपाउंड बनेगा वो OH है। इसको हम पर ऑक्साइड आयन भी कहते हैं। पर ऑक्साइड आयन का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है rather देन -2। सो आपके पास जो चीज़ जनरेट हो रही है वो पर ऑक्साइड आयन है। अब ऑक्सीजन में ये पर ऑक्साइड आयन आ गया। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि यहाँ पे बेस जो है OH नेगेटिव वो कैटलिस्ट के तौर पे है, और कैटलिस्ट में ये फर्स्ट OH नेगेटिव यहाँ पे यूज हो गया है। तो हमें पूरे मैकेनिज्म में कोई ना कोई किसी ना किसी वे में OH नेगेटिव को रीजनरेट करवाना है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि आपके पास ये जो कंपाउंड है R3B, अगेन बोरॉन पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोरॉन पार्शियल पॉजिटिव है। और ये इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, मतलब नेगेटिव चार्ज को जो है वो यहाँ पे अगेन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास जो वर्क होना है वो ये होना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बोरॉन के पास चला जाना है। तो अगर बोरॉन के पास, जो कि न्यूट्रल स्पीशी थी R3B, एक न्यूट्रल स्पीशी है, अगर इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो इस बोरॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज, पहला काम उसने ये किया है कि ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज इस बोरॉन को दे दिया है, और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गए। अब यहाँ पे अगेन बोरॉन के बारे में आप लोगों को एक और चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और वो ये है कि बेसिकली बोरॉन एक मेटल है। बोरॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज ले सकता है, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा देर तक जो है सस्टेन नहीं कर सकता। सो अगेन बोरॉन चाहता है कि वो नेगेटिव चार्ज ले, लेकिन अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो उसको ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाता, क्योंकि वो एक मेटल है, और मेटल्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। लेकिन अगेन सो वर्क क्या होगा कि आपके पास चूंकि इस ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज इधर दिया था, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है अगेन ये कहेगा कि भाई आपने बेवकूफ़ी की है और आपने लोन पेयर इधर दिए हैं। तो ये क्या करेगा कि ये अपने जो 2 लोन पेयर हैं वो इसको लेके OH नेगेटिव की फॉर्म में इस सिस्टम में से लीव कर जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये जो H2O2 में जब आपने ये पर ऑक्साइड आयन बनाया था तब आपने यहाँ पे OH नेगेटिव को यूज किया था, और यही OH नेगेटिव इस सिस्टम में रीजनरेट हो जाएगा इस स्टेप में। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। सो ये बड़ी जो है अनस्टेबल सी स्पीशीज है, और ये अपने आप को रीएडजस्ट करेगी। सो रीएडजस्टमेंट कैसे होगी कि बोरॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अल्काइल को दे देगा, क्योंकि अल्काइल जो है वो आप लोगों को पता है कि कार्बोकेटाइन भी बना सकते हैं और कार्बोनाइन भी बना सकते हैं। तो बोरॉन जो है इस सिस्टम में एक रीअरेंजमेंट सी होगी कि बेसिकली बोरॉन अपना नेगेटिव चार्ज इन R3 में से किसी भी एक R ग्रुप को देगा। एज अ रिजल्ट सिस्टम में R2 रह जाएगा इस वे में, और यहाँ से मतलब R जो है वो बेसिकली लीव कर जाएगा इस सिस्टम में से R नेगेटिव की फॉर्म में। चूंकि बोरॉन ने अपना नेगेटिव चार्ज R को दे दिया है, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग कंपाउंड रह जाएगा वो R2 रह जाएगा, और बोरॉन चूंकि नेगेटिव चार्ज दे चुका है तो बोरॉन के ऊपर अब कोई चार्ज नहीं होगा। जो रिमेनिंग थिंग है वो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो R नेगेटिव जो यहाँ से लीव होगा वही R नेगेटिव यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा R2BOR। सो यही स्टेप आपने 3 टाइम्स दोबारा रिपीट करना है। आपके पास फिर सिस्टम में जो है H2O2, मतलब स्टार्ट यही होगा, अगेन H2O2 का एक मॉलिक्यूल आएगा, वो बेस के OH नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। बेस जो है वो इस सिस्टम में से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो सिस्टम में पेरोक्साइड आयन जनरेट हो जाएगा। ये पेरोक्साइड आयन जाके इस पार्शियल पॉजिटिव बोरॉन के ऊपर जो है अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास सिस्टम में बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आपके पास जो ये वाला बॉन्ड है पर ऑक्साइड आयन के जो साथ वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस सिस्टम में से अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ लीव कर जाएगा। तो आपने जो स्टार्ट में पर ऑक्साइड जनरेट करने के लिए जो OH नेगेटिव यूज किया था, आपने वही जो है एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उस सिस्टम में से एक्सट्रैक्ट कर लिया, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बेसिक मीडियम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा कि बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, बोरॉन नेगेटिव चार्ज को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करता, वो इस R2 में से किसी भी अल्काइल ग्रुप को
जो है नेगेटिव चार्ज दे देगा और यहाँ पे बच जाएगा आर। और अगेन जो आर नेगेटिव यहाँ से रिमूव हुआ होगा वो इस ऑक्सीजन, चूंकि ये इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए थे तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कोई भी आर की स्पीशीज जो यहाँ से लीव होगी वो बेसिकली आके इसको सेटिस्फाई करेगी और आपके पास आर बी ओ आर और ओ आर का जो ग्रुप है वो जनरेट हो जाएगा। थर्ड स्टेप अगेन सेम है और आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि बोरॉन ओ आर और ओ आर। सो आप इसको कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो कि ओ आर होल थ्राइस बी। अब आप सिस्टम में लास्ट स्टेप करोगे जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपके पास सिस्टम में 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तीन जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव में कन्वर्ट होंगे। यहाँ पे जो बोरॉन है उसके पास जो है अल्क ऑक्सी ग्रुप है और अल्क ऑक्सी बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। सो जैसे ही आप इस सिस्टम में वाटर ऐड करोगे तो उसके रिजल्ट में यहाँ से ओ आर नेगेटिव रिमूव हो जाएंगे और बोरॉन के पास ये जो हाइड बेसिकली अगर आप और करो तो ये अगेन बोरॉन पॉजिटिव है और यहाँ से ओ एच नेगेटिव लीव सॉरी ओ आर नेगेटिव लीव हो रहा है। तो ऑक्सी यहाँ से रिमूव होगा और इस सिस्टम में जो आपने वाटर ऐड किया है उसका जो नेगेटिव आइन है वो बेसिकली आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा कि वो इन ओ आर की जगह पे बेसिकली हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है आपने अटैच हो जाएगा और एज अ रिजल्ट आपके पास बी ओ एच होल थ्राइस का जो स्ट्रक्चर है या जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हो H3BO3 ट्राइबोरिक एसिड की फॉर्म में आपके पास इस सिस्टम में से लीव हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास इस सिस्टम में 3 अल्कोक्सी ग्रुप रह गए, मतलब 3 ओ आर नेगेटिव रह गए। वो 3 ओ आर नेगेटिव इस 3 एच पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेंगे और सिस्टम में 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट करेंगे। अगेन जो चीज अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये कहता है कि सिस्टम में ऑपोजिट एडिशन हो, तो अगर ऑपोजिट एडिशन हो तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आता है। तो प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे जनरेट हो रहा है और अगर आप मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एडिशन होनी चाहिए थी, लेकिन जो अब एडिशन हो रही है वो इस तरफ एडिशन हो रही है। तो इस चीज को इंडिकेशन इस चीज की इंडिकेशन है कि अगर आप सिस्टम में B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन डिवाइडेड बाय H2O2/OH यूज करो तो आपके पास सिस्टम में जो प्रोडक्ट आएगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है। लास्ट जो रिएक्शन है अल्कीन का वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। इसमें जो हम यूज करते हैं अगेन ये मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट को फॉलो करता है। आप लोगों ने पीछे एक रिएजेंट पढ़ा है H2SO4 और H2O का। अब यहाँ पे आप लोगों के जहन में कंफ्यूजन आनी चाहिए कि ऑल्दो हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ का बड़ा सिंप्लीफाइड सा रिएक्शन पढ़ लिया है तो हमें मजीद रिएक्शन करवाने की जरूरत क्या है। तो वो लेबोरेटरी स्केल था, ये आपके पास इंडस्ट्रियल स्केल है। हम कोई भी ऐसा रिएक्शन जो केमिस्ट्री में स्टडी करें जिसमें H2SO4 आ रहा हो हम उसको यूज नहीं कर सकते ऑन लेबोरेटरी स्केल तो ठीक है, बट इंडस्ट्रियल स्केल पे हम उसको यूज नहीं कर सकते। उसकी एक सिंप्लीफाइड रीजन ये है कि H2SO4 कोरोसिव होता है और ये एसिड है और ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट को डिसॉल्व कर सकता है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमन बींग्स जो उसके साथ यूज कर रहे हैं। सेकेंडली ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि आपने अगर टन ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब आप अगेन इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री में लीटर्स में काम नहीं होता, इंडस्ट्रीज में बेसिकली टन्स में काम होता है। तो अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने H2SO4 को जो है रखा हुआ है और आप सिंपली उसको स्टेयर करना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको उसमें स्टील का बड़ा सा रॉड डाल के उसको स्टेयर करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, वो रॉड ही ज़्यादातर डिजॉल्व हो जाता है। सो फॉर एनवायरमेंटल पर्पजेज हम लोग कोई भी ऐसा रिएजेंट यूज नहीं करते जो हार्मफुल हो फॉर द वर्कर्स। सो जो यहाँ पे जो हम लोगों ने बेसिकली जो रिएजेंट यूज करना है वो मरकरी का रिएजेंट है। और मरकरी जो होता है आप लोगों को पता है कि मरकरी थर्मामीटर में अवेलेबल होती है और कभी अगर थर्मामीटर ब्रेक होना तो मरकरी इतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड रखता है कि सारे मरकरीज जिनके जो बेसिकली अगर बॉल थर्मामीटर ब्रेक हो तो वो एक बॉल की फॉर्म में आ जाता है, वो स्मॉल स्मॉल बॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इतना हाइड्रोफोबिक है कि ये किसी और चीज के साथ इंटरेक्शन नहीं करना प्रेफर करेगा। ये बॉल्स की फॉर्म में कंडेंस होकर सिर्फ अपने ही जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ प्रेफर करता है। सो मरकरी को यूज करने का फायदा ये है कि ये आपके पास हमेशा बॉल्स के फॉर्म में सेपरेट हो जाती है। जितने भी रिएजेंट्स आप यहाँ पे देखोगे वो सारे हाइड्रोफिलिक है और मरकरी एक्सट्रीमली हाइड्रोफोबिक मेटल है। सो ये सेपरेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो आपको कोई सेपरेशन का प्रोसीजर नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा। रिएजेंट की बात की जाए सो अगेन लेट मी स्पेसिफाई कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन जो है बेसिकली मार्कोनिकॉफ रूल को यूज कर अप्लाई करने के लिए यूज होती है और इसमें जो प्रोडक्ट आएगा आपके पास वो विद रिस्पेक्ट टू मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये कहता था कि अगर आपके पास रिएजेंट H2O2 अनसिमेट्रिकल है
और आप उसको एक अनसिमेट्रिक एल्कीन में ऐड कर रहे हो, तो OH नेगेटिव जो इसका नेगेटिव पोर्शन ऑफ रिएजेंट है उसको उस कार्बन पे ऐड होना चाहिए जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू कम है। तो इसके केस में जो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जो रिएजेंट हम लोगों ने यूज करना है वो मर्क्यूरिक एसीटेट है। एसीटेट जो होता है वो CH3 C डबल बॉन्ड O O है। सो इसको हम शॉर्ट करके AC की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये एसीटेट को रिप्रेजेंट करता है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O AC की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा और साथ उसके ऑक्सीजन एटम है, तो आपके पास ACO इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन है। ये 2 दफा यूज हो रहा है तो इसके लिए हम होल्ड वाइज का वर्ड यूज करेंगे। और ये मरकरी है, मरकरी अगेन मेटल है, तो हमेशा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस मेटल के ऊपर आया करेगा। और जो बाकी OAC अल्क ऑक्सी ये जो है, अगेन जैसे आप लोगों ने अल्क ऑक्सी का एक रिएजेंट पढ़ा है, आप लोगों ने देखा था कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में वो निकला है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। सो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 आपके पास ये है कि सिंपली आप मर्क्यूरिक एसीटेट को इस सिस्टम में ऐड करोगे। ये आपके पास अल्कीन है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। और लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि हम लोग जो बात कर रहे थे जब हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्शन परफॉर्म किया था, तो वहाँ हमने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया था। इस प्रोसेस की जो एक और खासियत है वो ये कि ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करना है आप लोगों ने। ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप में आपने सिस्टम में ऑक्सीजन प्लस मरकरी को ऐड करना है। मतलब आपका जो एंड गोल है वो ये कि आप इस सिस्टम में फर्स्ट स्टेप के एंड पे आप मरकरी और ऑक्सीजन को ऐड करोगे। सेकेंड स्टेप आपका है कि डीमर्क्यूरेशन। डीमर्क्यूरेशन ये कि जो आपने ऐड किया हुआ है उसी को आप इस सिस्टम में से रिमूव करोगे। और यहाँ पे हम इसको वर्कआउट कैसे करते हैं, यहाँ पे अगेन अगर आप एडिशन की बात करो तो आप लोग ये एज्यूम करोगे कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन के काम होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं होता। और उसकी रीजन ये है कि बेसिकली जो मरकरी है ये ट्रांजिशन मेटल्स के तौर पे आता है, और ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। इसमें एक से ज्यादा वैलेंसीज हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा टेम्परेचर को यहाँ पे हाई कर देंगे। एज अ रिजल्ट आपके पास सिस्टम में जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना था ना वो अभी नहीं बनेगा, और फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो है ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। इसको भी करने की अगेन एक इंडस्ट्रियल रीजन होती है। उसकी रीजन ये है कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही कोल्ड बना दूँ और मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दूँ, तो होगा क्या कि सिस्टम में अगर कोई भी इम्प्योरिटी अवेलेबल होगी ना जो नेगेटिव चार्ज की होगी, वो आके हमारे सबस्ट्रेट को खराब कर देगी। ये इंडस्ट्रियल रिएक्शन है। इसका मतलब ये कि हमारे सबस्ट्रेट को हम लोगों ने लेस से लेस चार्ज रखना है। तो हम यहाँ पे हमने जो रिएजेंट लिया है वो ऐसा है कि वो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, या वो इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसमें जो चार्ज है वो बेसिकली मर्करी के ऊपर आ रहा है। सो इसको फुल बनाने का पर्पज ये है कि हमारा जो मेन सबस्ट्रेट है उसके ऊपर कम से कम चार्ज आए, ताकि कम से कम इम्प्योरिटीज वहां पे आके अट्रैक्ट हो। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल है। इसमें हम लोगों ने मर्क्यूरिक एसीटेट को ऐड किया, HgOAC। यहाँ पे अगर आप गौर करो तो मर्क्यूरी ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पे अटैक करेंगे। एज अ रिजल्ट इस सिस्टम में से एक OAC जो है वो इस सिस्टम में से निकल जाएगा। सो आपके पास फर्स्ट चीज जो रिमूव हो रही है वो ये एसीटेट बेसिकली आयन की फॉर्म में यहाँ से रिमूवल हो रही है, नेगेटिव OAC की फॉर्म में। सो फर्स्ट थिंग जो हो रही है वो ये हो रही है कि ये रिमूव हो रहा है। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि क्योंकि यहाँ पे मतलब ये कि इसने अटैक किया था, तो आपके पास सिस्टम में जो है यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए और इस HgOC को यहाँ पे अगेन इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए। लेकिन जो है काम होता है वो उसके ऑपोजिट होता है। होगा क्या कि आपने थोड़ा सा हाई टेम्परेचर दिया हुआ है और ये जो मरकरी है ये इस कार्बन के साथ भी जो है वो बॉन्ड बना लेगा। और हम अगेन इसका पर्पस ये जो हाई टेम्परेचर हम देते हैं और हम ट्रांजिशन जो मेथड यूज कर रहे हैं उसका यही पर्पस है कि आपके सिस्टम में इस तरह का कॉम्प्लेक्स बने जिसमें आपके सबस्ट्रेट पे कम से कम चार्ज आए। तो जब हमारे सिस्टम में इस तरह का सबस्ट्रेट बनेगा तो ये बॉल की फॉर्म में, अगेन मरकरी में कैपेबिलिटी होती है कि वो दूसरे मरकरी के एटम्स के साथ बॉल की फॉर्म में सेपरेट हो। तो आपने जो भी कंटेनर लिया होगा उसमें जितना भी आप बाकी चीजें होंगी उससे आप इनको सेपरेट कर सकते हो फिजिकली। उस बॉल को निकाल के अगले कंटेनर में रख दोगे और आपके पास कोई भी इम्प्योरिटी जो होगी वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगी। सो एज अ रिजल्ट आपके पास फर्स्ट जो बन रहा है इंटरमीडिएट बन रहा है वो ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप इस सिस्टम में वाटर को ऐड ऑन करोगे। यहाँ पे अगेन थोड़ी सी चीज जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का चक्कर है। अगेन हम लोगों ने ये बात की थी कि आपके पास सिस्टम में जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन सकता है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। नेक्स्ट स्टेप में
आप लोगों ने मतलब फर्स्ट स्टेप आपके पास ये एसीटेट आयन की फॉर्मेशन थी, सेकंड स्टेप आपका वाटर की एडिशन है। तो अगर आपने वाटर को ऐड करवाना हो तो वाटर के पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, और इन लोन पेयर के पास कैपेबिलिटी है कि वो इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। होगा क्या, होगा ये कि ये जो लोन पेयर है ना, ये आपके पास हमेशा जो है इस कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाला जो कार्बन है ना उसके ऊपर। इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपने मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करना है। और मार्कोनिकॉफ रूल आपको ये कहता है कि इस सिस्टम में अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो ये OH की फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो एक चीज तो ये कि अगर आपको इतना पता है कि आप इसको मार्कोनिकॉफ रूल के तरीके से ऐड करवा रहे हो तो आप सिंपली वाटर का रिएक्शन यहाँ पे करवाओगे। लेकिन जो प्रॉपर सेंस है वो ये कि अगर आप इस सिस्टम में इसको अटैक करवा दो, मतलब यहाँ पे आप हाइड्रोक्सल आयन को अटैच करवा दो, यहाँ से ये जो लोन पेयर है अगर यहाँ पे अटैक हो जाए तो आपके पास जो रिएक्टेंट बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और मरकरी का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगेन फिनिश हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। मतलब जो एक पॉइंट यहाँ पे स्किप हो गया वो ये था कि आपने जब स्टार्ट किया था तो मरकरी ने दो बॉन्ड बनाए हुए थे। अब मरकरी ने जब ये कॉम्प्लेक्स बनाया है तो इसने एक बॉन्ड इसका ये है और इसके ये यहाँ पे तीन बॉन्ड हो गए हैं। अब इसने अपनी जो वेरिएबल वैलेंसी की वजह से इसने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब आप बात कर रहे हो कि यहाँ पर कोई भी न्यू रिएजेंट आएगा वो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकता है। जो रिएजेंट यहाँ पे अटैक करवाएगा उसका रिजल्ट ये होगा कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स इस मरकरी के पास चले जाएं और इसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर आप फर्स्ट अटैक करवाओ तो आप ये कह रहे हो कि अगर वाटर यहाँ पे अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे इस सिस्टम में जो है वो OH2 वाला जो कॉम्बिनेशन है मतलब फुल वाटर ऐड हो जाएगा और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके पास चले जाएंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा ना वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब आपके पास यहाँ पे CH2 वाला मॉलिक्यूल, मतलब जिस इस पॉजिटिव में आप वाटर को ऐड करवाओगे ना, तो अगर आप ये वाला अटैक करवाओगे तो यहाँ पे आपके पास इस सिस्टम में ये इस पॉजिटिव चार्ज को ये लोन पे आके मतलब सेटिस्फाई करेगा ना। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए कि यहाँ पे आपके पास वाटर वाला एडिशन होगी और ये वाला लोन पेयर इस Hg की तरफ चला जाएगा और आपके पास CH HgOAC का स्ट्रक्चर बनेगा जो कि ये है। तो अगर आप ये वाला अटैक करवा रहे हो तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है। लेकिन अगर आप दूसरा अटैक करवाओ, आप इस लोन पेयर को यहाँ पे अटैक करवाते हो तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा जिसके ऊपर आके वाटर ने अटैक करना है। और दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पे वाटर को अटैक करवा रहे हो तो इस कार्बन ने फाइव स्ट्रक्चर बना लिया ना, तो वो क्या करेगा, वो अपना ये वाला बॉन्ड जो है ना इसको रिलीव कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएंगे और इस मरकरी को जो है सेटिस्फाई कर देंगे। और चूंकि ये वाला बॉन्ड अब ब्रेक हो गया है तो आपका जो मरकरी है वो बेसिकली इस टर्मिनल के साथ अटैच होगा। जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रहा है वो CH3 CH पॉजिटिव CH2 HgOAC है। अगर आप यहाँ गौर करो तो टर्मिनल जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर गौर करो तो जो आपके पास बेसिकली जो सेकेंडरी कार्बन है उसके ऊपर जो है चार्ज आ रहा है। सो यहाँ पे आपके पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो जो रिजल्ट होगा वो हमेशा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन का होगा। तो आपके पास जो एक्चुअल में जो फिनोमेना होगा वो ये कि जब आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ गया है तो आप इस सिस्टम में वाटर ऐड करोगे, ये वाटर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये जो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेन इस Hg के ऊपर चले जाएंगे, ये Hg का जो पॉजिटिव चार्ज है ये सेटिस्फाई हो जाएगा। क्योंकि अब मरकरी ने सिर्फ दो ही बॉन्ड बनाए होंगे, एक उसका बॉन्ड OAC के साथ होगा और दूसरा बॉन्ड उसका CH2 के साथ होगा। सो यहाँ पे अगेन मरकरी जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में वापस आ गए। और आपने इस सिस्टम में चूंकि वाटर ऐड किए तो वाटर हाइड्रोजन ने पहले दो बॉन्ड्स बनाए हुए थे, अब वो उसने थर्ड बॉन्ड जो है वो CH के साथ बना लिया है। और चूंकि इसने अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट किया है तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपके पास इस तरह की स्पीशी आ जाएगी CH3 CH ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और बाकी यहाँ पे जो मरकरी वाला जो चार्ज है वो अगेन सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने इस सिस्टम में जो काम करवाना है वो ये कि अगेन आप लोगों ने इस सिस्टम में जो है एसीटेट OAC नेगेटिव आपके पास थी जो कि बेस के तौर पे आएगी। और ये जो OAC का जो नेगेटिव चार्ज है ना ये बेसिकली सिस्टम में से इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पे अगेन जो रिमूवल है इस चीज को जहन में रखिएगा, यहाँ से सिस्टम ये बेस के तौर पे आ रहा है तो बेस में सिस्टम में से H पॉजिटिव को रिमूव करवाना होता है। मतलब ये जो बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास जो रिएजेंट रह जाएगा
वो इस तरह का रिएजेंट रह जाएगा कि आपके पास एक तो एसिटिक एसिड जनरेट हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, O एसिड साथ ही था तो नेगेटिव चार्ज यहाँ से लिया और उसने H पॉजिटिव अब यहाँ से ले लिया, तो ये आपके पास एसिडिक एसिड की फॉर्म में रिमूव हो गया। दूसरी जो चीज़ आपके पास रहेगी वो ये कि CH के साथ अब OH रह जाएगा, तो ये आपने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे जनरेट करवा लिया। सो CH3 CHOH CH2HgOAC। नाउ अब आपका जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने इस सिस्टम में से मरकरी जो है, जो आपने ऐड किया हुआ है, उसको आपने रिमूव करवाना है। उसके लिए आप कोई भी इस सिस्टम में रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे। रिड्यूसिंग एजेंट का पर्पस जो होगा वो ये होगा कि वो इस सिस्टम में H नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करवाए। सो होता क्या है कि आपके पास इस सिस्टम में ये अगर आप मरकरी को कंपेयर करो तो ये मरकरी और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अगर आप इसको कंपेयर करो तो मरकरी जो होता है वो ज़रा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मरकरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है यहाँ पे। और आपके पास सिस्टम में जो आप सोडियम बोरोहाइड्राइड है, मतलब अगेन ये नॉर्मल मैटर नहीं है। अगर यहाँ पे बोरॉन होता ना तो डिफरेंट केस होता। बोरॉन और कार्बन को अगर आप कंपेयर करोगे तो वो डिफरेंट केस है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो मेटलॉइड की भी उनमें कैपिटल वो मेटल्स का करेक्टर्स भी शो कर रहे होते हैं और वो कुछ नॉन मेटल्स का करेक्टर्स भी शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आना है वो इस तरह का स्ट्रक्चर आना है कि आपके पास यहाँ पे जो है, इसको आप मतलब अगेन एक याद रखने का ही वे है, लेकिन ये प्रॉपर वे नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इसको यूज करते हैं कि CH, और यहाँ पे अगर आप गौर करो तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। मतलब जो मेन पार्शियल नेगेटिव चीज जो जिसने डायरेक्ट करना है ना कि चार्जेस कहाँ से आने हैं, वो ये ऑक्सीजन है। ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। और आप लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा हुआ है तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तो इंडक्टिव इफेक्ट यही वाला जो ट्रिकल डाउन करके वो यहाँ पे आएगा। सो ये नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव और ये वाला भी पार्शियल पॉजिटिव। सो ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है, ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड आपने सिस्टम में ऐड किया है, ये सिस्टम में H नेगेटिव देगा। ये H नेगेटिव इस पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। एज अ रिजल्ट ये जो यहाँ पे CH2 था, तो ये सिस्टम में ये पार्शियल पॉजिटिव है और ये H नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है, मतलब H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके आ रहा है। तो इस H नेगेटिव में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाना है। और क्योंकि अब इस हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके आ रहा है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये मरकरी की तरफ चले जाएंगे। तो एज अ रिजल्ट आपके पास सिस्टम में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो CH3CHOH, और यहाँ पे चूंकि आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो ये जो है CH3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3CHOH और CH3। और दूसरा काम क्या हो रहा है कि आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस मरकरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो मरकरी है ये HgOAC नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगेन मरकरी एक मेटल का स्ट्रक्चर है, तो ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल्स भी पॉजिटिव चार्ज में रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये अपना नेगेटिव चार्ज इस OAC को डोनेट कर देगा और इस सिस्टम में से OAC नेगेटिव यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और मरकरी जो है वो अगेन बॉल की फॉर्म में जो बाय प्रोडक्ट है इसका वो आ जाएगा आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बॉल। तो ये जो फुल प्रोसेस है अगर आप इसमें गौर करो तो ये ट्रांजिशन मेटल्स को यूज करते हुए हम लोगों ने एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस बनाया हुआ है, और जो एंड प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है वो अगेन जो है सेकेंडरी अल्कोहल है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। एज अ रिजल्ट जो आपने यहाँ पे अल्कोहल जनरेट किया है उसमें नेगेटिव पोर्शन ऑफ रिएजेंट उस कार्बन के साथ अटैच है जिसके पास जो है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। सो आपका जो एंड रिजल्ट है फॉर दिस केस वो बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल है। नेक्स्ट प्रेपरेशन की तरफ जाएंगे और ये प्रेपरेशन का वे है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। हम लोग अल्डिहाइड, कीटोन्स, एस्टर्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन सब की रिडक्शन करवा के सिस्टम में अल्कोहल को जनरेट कर सकते हैं। सो हम फर्स्टली देखेंगे कि इन केस ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन हमें क्या चीज़ चाहिए, और फिर हम देखेंगे कि इन टर्म्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या चीज़ चाहिए। तो पहली बात कर लेते हैं अल्डिहाइड और कीटोन की। जो रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास यूज होंगे वो किताबों में सिर्फ तीन है, और एक उसमें से रिड्यूसिंग एजेंट है H2 निकल, प्लाटिनियम और प्लेडेनियम। और दूसरा जो आपके पास रिएजेंट है दूसरी क्लास है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है। इन दोनों का पर्पस ये है कि इस सिस्टम में ये हाइड्राइड देते होते हैं, और जहाँ पे भी आप H2 और निकल को देखोगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो इस रिएजेंट का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये जो बाकी रिमेनिंग टू हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनका वर्किंग मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है और ये H नेगेटिव दे के वर्क करेंगे, जबकि H2 और निकल और प्लाटिनियम जो है बेसिकली सिस्टम में फ्री रेडिकल जनरेट करके वर्क करेंगे।
सो कहीं पे भी आपको एल्डिहाइड गिवन हो, मतलब एल्डिहाइड ये है आपके पास, कोई भी एल्डिहाइड हो, जिसका फॉर्मेल्डिहाइड लेट्स सपोज हम लेके स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे दो काम होने हैं। एक तो ये कि अगेन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को दो वेज में डिफाइन किया जा सकता है। आप इस सिस्टम में अगर एडिशन करवा रहे हो हाइड्रोजन की, तो एज अ रिजल्ट आपके पास इस सिस्टम में जो है बेसिकली जो एडिशन हो रही है वो इस वे में ये हो रही है कि ये वाला डबल बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे इसने हाइड्रोजन जो है वो ऐड करवा लिया है। सो अगेन मैं इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि मैंने दो मॉलिक्यूल्स ऑफ, ये डबल बॉन्ड है ना, सो इसका मतलब एडिशन जो होगी वो दो पोर्शन पे होगी, एक इधर एडिशन होगी और एक इस ऑक्सीजन के साथ एडिशन होगी। जो काम हम करने जा रहे हैं इसको हम रिडक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग इस सिस्टम में दो हाइड्रोजन एटम्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो नेसेड फॉर्म में आके यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट चूंकि हमारा जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वो सी एच और ओ एच है, और इस प्रोडक्ट में बेसिकली हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। तो ऐसे तमाम रिएक्शंस जिसमें आपके पास हाइड्रोजन की एडिशन हो रही हो वो सॉर्ट ऑफ बेसिकली रिडक्शन कहलाता है। सो अगर हम लोग यूज़ कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ अल्कोहल, सो आप लोग इसको इस तरीके से डील करोगे कि आपके पास रिडक्शन के लिए हमने हमेशा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है, और अगर आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो आप वहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड करते जाओगे, तो वो आपके पास ऑक्सीडेशन की रिस्पेक्ट है। सो आप लोगों को बाकी सारी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ही देख के बता सकते हो कि आपके सिस्टम में ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम मूव करेंगे। पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर हम एथेनॉल लेंगे, मतलब अगर हम एल्डिहाइड के साथ डील करें, तो फर्स्ट थिंग तो आप लोगों को जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास अगर रिडक्शन करवा रहे हो, मतलब अगर आपका काम जो है वो रिड्यूस करवाना है, तो फर्स्ट थिंग जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप लोग इस सिस्टम में बेसिकली हाइड्रोजन को ऐड करवाओगे। जो भी कंपाउंड आपको गिवन होगा उसमें अगर डबल बॉन्ड अवेलेबल है तो डबल बॉन्ड में आपको पता है कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है, तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है वो बेसिकली ये है कि आपने हाइड्रोजन ऐड करवाना है, और अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन के साथ डील कर रहे होगे तो आपने दो हाइड्रोजन ऐड करवाने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो एक ऑक्सीजन इधर जाएगा, सॉरी एक हाइड्रोजन इधर जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा। तो अगर आपके पास अल्डिहाइड और कीटोन गिवन है तो आपका काम सिंपली ये है कि इस सी डबल बॉन्ड ओ को रिड्यूस करवा दिया जाए इनटू सी एच ओ एच के ग्रुप में। सो फिर आपके पास जो है सिस्टम में अल्कोहल आएगा। तो पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड करें कि आप लोग यहाँ पे रिड्यूस करवा रहे हो, और रिड्यूस करवाने के लिए आपका ये जो सी डबल बॉन्ड हुआ है यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होनी चाहिए, और आप लोग इस सिस्टम में दो हाइड्रोजन यूज करोगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर आप एल्डिहाइड लोगे, मतलब जैसे इस केस में अगर आप देखो तो आपके पास सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और आप सिंपल इस सिस्टम में रिडक्शन करवा रहे हो, आपने दो हाइड्रोजन को दिए, तो एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पे एक एच आ जाएगा और एक एच यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास जो अल्कोहल बन रहा है वो प्राइमरी अल्कोहल है। लेकिन सिमिलरली अगर आप कीटोन ले लो और आप इस सिस्टम में कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दो, तो वो भी यही काम करेगा कि वो इस सिस्टम में दो हाइड्रोजन को ऐड करेगा। लेकिन ये जो दो हाइड्रोजन अगर ऐड होंगे तो आपके पास जो अल्कोहल आएगा वो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सी एच थ्री सी एच ओ एच, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहाँ ऐड हुआ, और रिमेनिंग सी एच थ्री। तो अगर हम लोगों ने सिस्टम में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को जनरेट करना हो तब तो हम ये रिड्यूसिंग एजेंट वाला मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन गिवन हो और आपसे कहा जाए कि भाई इसको टर्शरी जो है अल्कोहल उसमें कन्वर्ट करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो रिड्यूसिंग एजेंट्स के केस में या रिडक्शन मेथड के केस में आप लोगों ने जो मेन काम करना होता है वो ये करना होता है कि आपने सिस्टम में हाइड्रोजन ऐड करना होता है। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन के साथ डील कर रहे हो तो यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि आप इसके मैकेनिज्म में दो हाइड्रोजन ऐड करोगे। लेकिन अगर आप डील कर रहे हो विद कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई और डेरिवेटिव, तो उस केस में आपको यहाँ पे फोर हाइड्रोजन को ऐड करना होता है। सो ये एक मेन डिफरेंस है जो किताब में इतना प्रोमिनेंट नहीं है। एम यूनस में आपको बस वो एक ही हेडिंग के अंदर सारे रिएक्शन लिख के जो है गुजारा कर देगा। लेकिन फॉर रिमेम्बरिंग आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी आप अल्डिहाइड और कीटोन के साथ डील कर रहे हो तो आपने दो हाइड्रोजन के साथ डील करना होता है, और जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर्स या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई और डेरिवेटिव यूज करोगे तो आपने वहाँ पे फोर हाइड्रोजन यूज करने हैं। बाकी रिएजेंट्स भी सेम रहेंगे, मैकेनिज्म्स भी सेम रहेगा, लेकिन जो चीज़ डिफरेंट होगी वो ये हाइड्रोजन जितने आप ऐड कर रहे हो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। और लास्टली कि आप टर्शरी अल्कोहल रिडक्शन मैकेनिज्म से जनरेट नहीं कर सकते। सो हम एक एक करके मैकेनिज्म देखते जाएंगे। ये वाला मैकेनिज्म आप लोगों की किताब में गिवन नहीं है, बट चूंकि
प्लाटीनियम और प्लाटिनियम का मेंशन है, तो हम इसको देख लेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म होता है कि बेसिकली आपके पास यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होने हैं। एक फ्री रेडिकल मतलब आप जो चीज़ ऐड कर रहे हो वो ये ऐड कर रहे हो कि आप हाइड्रोजन गैस को पास करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लाटिनियम और प्लेटिनियम, इनमें से कोई भी कैटलिस्ट के तौर पर यूज हो सकता है। और आपने टेम्परेचर देना होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप टेम्परेचर को इतना ज़्यादा हाई कर देते हो तो आपके पास सिस्टम में जो बॉन्ड ब्रेकेज होती है वो थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज होती है। जो भी हाइड्रोजन आपने ऐड की होगी उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। जो इलेक्ट्रॉन में इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अवेलेबल है। तो होगा क्या कि जब आप बॉन्ड को मिडल में से ब्रेक करोगे तो हर एटम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके साइड पे हो जाएगा। तो अगर आप इसको ब्रेक करो तो आपके पास दो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे गौर करो तो ये आपके पास मेन सबस्ट्रेट है। इस सबस्ट्रेट में ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड अवेलेबल है। डबल बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास आर सी फ्री रेडिकल और ऑक्सीजन के ऊपर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो अब आपके पास सिंपल जो है वो प्रोसीजर है। एक एच पॉजिटिव यहाँ से जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो आपके पास यहाँ पे ओ एच जनरेट हो जाएगा इस केस में। सिमिलरली आपके पास सेकंड स्टेप में ये जो एक फ्री रेडिकल दूसरा जो हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है वो आके इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और आपके पास इस सिस्टम में यहाँ पे सी एच जनरेट हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आपके पास आर सी एच टू ओ एच है जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है। यहाँ पे चूंकि हमने अल्डिहाइड लिया था तो अल्डिहाइड के केस में हमारे पास हमेशा प्राइमरी अल्कोहल जनरेट होता है। अगर हम कीटोन लेते तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली सेकेंडरी अल्कोहल ने जनरेट होना था। अगेन इसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि अगर आप कीटोन लोगे तो आपके पास जो अल्कोहल आ रहा होगा वो यहाँ पे भी आर ग्रुप है और यहाँ पे भी आर ग्रुप है, तो आपके पास जो एंड पे जो अल्कोहल आता है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये तो बड़ा सिंप्लीफाइड सा मैकेनिज्म है निकल और प्लाटिनियम और प्लाटिनियम का। अब आ जाओ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के केस में, तो आपके पास ये चीज़ जो है एम्यूनस में गिवन है। इसमें जो है मैं मजीद इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, ऑल्दो एम्यूनस में इसके कई स्टेप्स मजीद दिए हुए हैं। सो काइंडली इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इन दोनों का जो पर्पज़ है वो सिंपली ये है कि ये सिस्टम में हाइड्राइड आयन को जनरेट करें। अब इनका जो हाइड्राइड आयन को जो जनरेट करने का वे है वो भी सिंपल है। आपके पास यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम जो है Li पॉजिटिव के फॉर्म में जनरेट होता है और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अगेन एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ऊपर AlH4 नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो AlH4 जो है वो क्या करता है कि वो इस सिस्टम में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और AlH3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और ये भी अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड जैसा BH3 वगैरह ये उस तरह का हाइड्राइड है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मेन पर्पज ये है कि ये इस सिस्टम में हाइड्राइड आयन को जनरेट करे। फिर इसी तरीके से सोडियम बोरोहाइड्राइड है। सोडियम में Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये BH4 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। BH4 नेगेटिव जो है वो इस सिस्टम में से H नेगेटिव को रिमूव कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू BH3। तो अगेन दोनों का पर्पज सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये सिस्टम में H नेगेटिव आयंस को जनरेट करे। एक दफा सिस्टम में H नेगेटिव आयंस अगर जनरेट हो जाए तो बाकी सारा मैकेनिज्म बहुत सिंप्लीफाइड है। आप इस सिस्टम में सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करोगे, ये H नेगेटिव आयन है। ये यहाँ पे आप लोगों के पास जो मेन है वो अल्डिहाइड मतलब अल्डिहाइड या कीटोन से आप स्टार्टिंग करने लगे हो। मतलब आपका जो मेन पर्पज है वो ये कि आप अल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल बनाओ। तो आपका जो मेन सबस्ट्रेट है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप है तो C डबल बॉन्ड O, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। आप इस सिस्टम में H नेगेटिव को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो H नेगेटिव ने आके पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करना है और एज अ रिजल्ट ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके पास बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आर सी ओ नेगेटिव और एच वाले बॉन्ड्स हैं। सो आपके पास इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली उसमें वाटर ऐड करवाओगे, यहाँ से एच पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और आपके पास अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। तो एक बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है। अगर आपको ये पता हो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज है कि वो सिस्टम में एच नेगेटिव दें। अगर एच नेगेटिव यहाँ पे आएगा अगेन ये पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंपली वाटर लोगे, वाटर जो है वो डिकम्पोज हो सकता है एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव में और आपके पास सिस्टम में जो एच पॉजिटिव है वो आगे जाके इस नेगेटिव आयन के साथ अटैच हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। हमने जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे यूज किए हैं वो एक हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। रिगार्डलेस ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मैं बोल रही हूँ वो एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव के रिगार्डलेस है। दोनों को मैं हाइड्रोजन एटम कंसीडर कर रही हूँ। तो एक एच नेगेटिव एक एच यहाँ पे यूज हुआ है और दूसरा एच यहाँ पे यूज हुआ है और एज अ रिजल्ट मेरे पास अल्डिहाइड और कीटोन अगर अवेलेबल हो तो मैं सिंपली दो एच यूज करके उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकती हूँ।
अब एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी ज़रूरी है, जो किताब में एक एक्सेप्शनल रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। सो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ऑल्दो दोनों का मैकेनिज्म सेम है, लेकिन इनमें एक बड़ा स्टार्क डिफरेंस है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा अच्छा हाइड्राइड देता है एज कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि आपके पास जो एल्यूमिनियम है वो अच्छा खासा लार्जर इन साइज होता है। आप लोगों ने बाला गया सिंध पंजाब पढ़ा हुआ है, बोरॉन अपर, बोरॉन अप है, एल्यूमिनियम जो है वो उससे एक पीरियड नीचे है। तो आपके पास पीरियोडिक टेबल आपको ये बताता है कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू बोरॉन। तो बोरॉन का साइज छोटा होता है, उसके लिए जो हाइड्रोजन है वो कंपैटिबल बॉन्ड है, मतलब ये इनके साइजेस आपस में कंपेरेबल होते हैं। दोनों स्मॉलर साइज के एलिमेंट्स हैं और इजीली जो है यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके निस्बत ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और अगर इसका जो बॉन्ड होता है, मतलब ये एक बड़ा एटम होते हुए ये बहुत स्मॉलर थिंग के साथ जो है बॉन्ड बना रहा है। हाइड्रोजन का साइज बहुत ज़्यादा जो होता है वो लो होता है। तो एज अ रिजल्ट जब हाइड्राइड फॉर्मेशन की बारी आती है तो ये वाला बॉन्ड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो बॉन्ड है, ये बड़ा इजीली ब्रेक हो जाता है। जबकि आप अगर BH4 की बात करोगे तो BH का जो बॉन्ड ब्रेक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सो इन टर्म्स अगर हम इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड और बोरोहाइड्राइड को आपस में कंपेयर करें, तो हमारे पास जो बोरोहाइड्राइड है वो ज़रा लेस जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो बोरोहाइड्राइड से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। और इन दोनों से जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो अगेन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, जिसमें आप लोगों ने निकल प्लेटिनियम या प्लाटिनियम को यूज़ किया हुआ है। सो एक चीज़ तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ का बनाया जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया जाएगा, तो आपके पास सबसे पहले निकल और प्लाटिनियम आएंगे, फिर आपके पास जो है ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड आएगा, और फिर आपके पास बोरोहाइड्राइड आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। आप लोग कह रहे हो कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का सिर्फ एक ही काम है कि वो डबल बॉन्ड को जो है उसने रिड्यूस करना है। तो डबल बॉन्ड हो सकता है यहाँ अवेलेबल हो सकता है आपने कोई एल्कीन ली हो। तो अगर इस तरह का आपको स्ट्रक्चर गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि आपके पास क्या प्रोडक्ट आएगा, तो अगेन यहाँ पे मतलब डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो। अभी जो हमारी डिस्कशन हुई उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और निकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो फ्री रेडिकल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता कि आपके पास कौन सा मतलब बॉन्ड है, वो इसका इसको भी होमोलिटिकली क्लीव करेगा और इसको भी होमोलिटिकली क्लीव करेगा। एज अ रिजल्ट आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा ना, वो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा जिसमें ये वाला बॉन्ड भी आपके पास बेसिकली जो है रिड्यूस हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड भी आपके पास रिड्यूस हो जाएगा। सो हाइड्रोजन और निकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास चाहे डबल बॉन्ड यहाँ हो या यहाँ हो, रिगार्डलेस आपके पास इजीली जो है दोनों केसेस में रिडक्शन हो जाएगी। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ज़रा लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, इनका वर्किंग मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो चूंकि आप लोगों को पता है कि हाइड्राइड ने इस ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो जनरेट हो रहा है ना यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से एक्ट करना है। ये फ्री रेडिकल नहीं है, ये अपनी मर्जी से बॉन्ड को ब्रेक करके काम नहीं कर रहा। इसमें ये जो सी डबल बॉन्ड ओ का जो ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से जो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से अटैक करना है। तो अगर आप गौर करो तो ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये थर्ड मतलब सेकंड पे है, ऑल्दो कुछ ना कुछ इफेक्ट इधर जाएगा लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा। सो जो सेंटर बनेगा अटैक का फॉर इन केस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो यही वाला कार्बन होगा। सो अगर आप सिस्टम में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर रहे हो तो वो इस बॉन्ड को तो रिड्यूस कर देंगे, लेकिन वो इस बॉन्ड को रिड्यूस करने के केपेबल नहीं होंगे। और इसी चीज को यूज करते हुए हमारे पास एक कंपाउंड होता है क्यूमीन का, जो बनाया जाता है, और ये उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। सो एम यूनस की किताब में इस तरह का एक स्ट्रक्चर गिवन है कि अगर आपके पास ये रिंग्स गिवन हो और इसमें आप कंपेयर कर रहे हो कि लेट्स सपोज आप H2 निकल दे रहे हो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि H2 निकल जो है वो अगेन इसको जो है इसको भी करेगा और इसको भी करेगा, क्योंकि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करता है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। लेकिन अगर आप इस सिस्टम में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड लो, तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा कि CH का जो डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन C डबल बॉन्ड O का जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करती चलूँ कि अगर आप गुलाम मुस्तफ़ा की बुक देखोगे और एम यूनस की बुक देखोगे तो उसमें ये मिस्टेक है कि एम यूनस ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी यहाँ पे H2 निकल के साथ लिखा हुआ है, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है।
सो जो एक्चुअल में वर्क होता है वो हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि ये सेम क्लास है, लेकिन चूंकि एम यूनुस की किताब में लिखा हुआ है तो हम भी इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अगेन इस बात पे आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी रिडक्शन करवा दोगे तो कटेंगे। एक्चुअल जो काम है वो यही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते, लेकिन H2O निकल जो है वो रिड्यूस करता है। लेकिन चूंकि ये एम यूनिस की मिस्टेक है तो अगर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को इधर लिख देते हो तो इट वुड बी कंसिडर्ड ओके, बट प्रॉपर यही है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को एज अ सेपरेट क्लास ट्रीट करो। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो रिडक्शन आ सकती है वो इन टर्म्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स है। अगर आप इस रिडक्शन को देखोगे तो यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट है वो ये कि पहले रिडक्शन में आपके पास बेसिकली 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे थे। अगर आप इस सिस्टम में एसिड तक चले जाओगे तो वहाँ पे जो चीज़ यूज हो रही होगी वो 4 हाइड्रोजन यूज हो रहे होंगे। अगर मैं एक कंडेंस स्ट्रक्चर लिखूँ तो आप जो काम करने जा रहे हो वो अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। मतलब आपने ये एसिड लिया है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और आप इस एसिड को कन्वर्ट कर रहे हो अल्कोहल में। तो अगर आप गौर करो तो आप जो काम कर रहे हो वो यहाँ पे भी ऐड कर रहे हो, मतलब एक हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड कर रहे हो, एक हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड कर रहे हो। तो एक हाइड्रोजन ये हो गया और दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। तीसरा हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे अगेन ऐड हो रहा है, मतलब ये है हाइड्रोजन, और एक आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो ओवरऑल इसको अंडरस्टैंड आप इस तरीके से कर सकते हो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने 4 हाइड्रोजन देने हैं। उस 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे पहला काम ये करेगा कि वो OH नेगेटिव को यहाँ से रिमूव करेगा और उसके साथ खुद अटैच होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे इस वाटर के अंदर यूज हो गया, और रिमेनिंग जो 3 हाइड्रोजन है उन्होंने बेसिकली यहाँ पे आके अटैच होना है, तभी आपके पास अल्कोहल बनेगा। इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों ने कि कार्बोक्सिलिक एसिड में रिएजेंट सेम यूज होते हैं, लेकिन ये कि आपके पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो उन जो ऐड होने हैं उनका काम जो होता है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, वो 2 से 4 पे शिफ्ट हो जाता है। सेकेंडली सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एसिड्स के लिए तो यूज किया जा सकता है, बट सोडियम बोरोहाइड्राइड सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो एस्टर्स वगैरह के लिए पर्टिकुलरली यूज नहीं किया जाता। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो अगेन यहाँ पे भी वही बात आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपके पास जो फर्स्ट स्टेप होगा मतलब उसमें ये होगा कि जब आप दो मतलब फर्स्ट स्टेप को अगर आप गौर करो तो एक आप लोगों का वाटर में रिमूव हो जाएगा, दूसरा आप लोगों के पास जो है इसको अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से आप अल्डिहाइड बनाओगे, उस अल्डिहाइड से फिर अगेन रिड्यूस करके उसको कीटोन में कन्वर्ट करोगे और सॉरी अल्कोहल में कन्वर्ट करोगे। हम इसके मैकेनिज्म को देख लें तो मेरा ख्याल ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना कि हम लोग किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जनरलाइज रिएक्शन है, ये एसिड का जनरलाइज रिएक्शन है। एसिड में आप लोगों ने यहाँ पे भी 4 ऐड करने हैं, इधर भी 4 ऐड करने हैं। ये अगर आप और करो तो ये एस्टर है, तो एस्टर को हम जरा नीचे अलग से सेपरेटली डील करेंगे। और ये एसिड हेलाइड है। इन सब के केस में जो है ये अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं और इन सब के केस में 4H यूज होते हैं। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे आपके पास 2 अल्कोहल बन रहे हैं, मतलब अगर आप एस्टर लोगे तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है R, C डबल बॉन्ड O, OR। तो एक हाइड्रोजन अब आपका यहाँ पे वाटर के लिए नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे जो OR नेगेटिव जो रिमूव हो रहा होगा उसके साथ जा रहा होगा, और बाकी जो रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन होंगे वो यहाँ पे मतलब एक इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे। तो ओवरऑल यूज यहाँ पे भी 4 ही होंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है जिससे आप लोगों ने एसिड के केस में सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में यहाँ पे वाटर को रिमूव किया था, यहाँ पे एक और अल्कोहल रिमूव हो रहा होता है इन केस ऑफ एस्टर। और अगर आप एसिड हेलाइड की बात करोगे तो एसिड हेलाइड में यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल जहाँ पे रिमूव हो रहा था और अल्कोहल रिमूव हो रहा था उसकी जगह अगर आप एसिड हेलाइड को देखोगे तो यहाँ पे आपके पास HCl रिमूव हो रहा होता है, और बाकी सारा काम जो होता है वो अगेन सेम ही है। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जाएंगे और एक हाइड्रोजन आपके पास HCl के फॉर्म में जाएगा। ओवरऑल सब केसेस में आपके पास 4 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं। एक एक करके अब हम इनके मैकेनिज्म को देखेंगे। फर्स्ट स्टेप वही होगा कि आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Li पॉजिटिव AlH4 नेगेटिव में। AlH4 नेगेटिव जो है वो अगेन हाइड्राइड आयन देगा H नेगेटिव के फॉर्म में और AlH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है H नेगेटिव के फॉर्म में, ये यहाँ पे अगेन अटैक करेगा टूवर्ड्स दिस, यहाँ पे ये CH3 C डबल बॉन्ड O OH है। इस केस में ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल जो H नेगेटिव है वो अगेन यहाँ पे आके अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये CH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड जो है ये अपने लोन पे लेके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास ये ऑक्सीजन नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। रिमेनिंग काम क्या होगा कि आपके पास OH नेगेटिव जो होता है वो गुड लीविंग ग्रुप होता है, वो इस सिस्टम में
स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप इसको कैसे शो करोगे? तो वाटर है, वाटर में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं। और अगेन आप लोगों ने ये मैकेनिज्म देख लिया हुआ है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर बेसिकली इसको H को देगा, पहले ये OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और फिर एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से फुल लीव कर जाएगा। सो आई होप सो कि आप लोगों को मजीद दोबारा मुझे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बना के और उसको लीव करवा के दिखाना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अब तक आप लोगों को हैबिट हो जानी चाहिए कि जब हम लोगों ने OH नेगेटिव को कैसे रिमूव करवाना है। सो ऑक्सीजन के लोन पेयर होते हैं, मतलब होगा क्या कि बेसिकली ये जो अगेन आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा था, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव वाला जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपके पास ये OH नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से लीव हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और जो रिमेनिंग थिंग है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH है। अब ये आपके पास अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड के केस में आप लोगों ने देखा था कि आप लोग दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यूज करते हुए वर्कआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये अगेन अल्डिहाइड है, इसका वही पुराना वाला प्रोसीजर है। ये H नेगेटिव है, ये H नेगेटिव यहाँ पे आकर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये O नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। सेकंड स्टेप में आप H पॉजिटिव लोगे, वो H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास ये अल्कोहल बन गया। तो पहला काम आप ये कर रहे हो, दो हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो रहे हैं और उनका काम ये है, दो हाइड्रोजन का काम ये है कि वो बेसिकली सिस्टम में से वाटर और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दें। एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो रहा है और अगेन एक हाइड्रोजन इस वाटर के साथ रिमूव हो रहा है। सेकंड स्टेप में अब आपके पास एल्डिहाइड आ चुका है। आप लोगों को पता है कि एल्डिहाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए दो हाइड्रोजन मजीद रिक्वायर्ड होते हैं। तो ओवरऑल जो इस प्रोसेस में होंगे वो 4 होंगे, लेकिन दो हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए यूज होंगे और मजीद दो जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली उसी अल्डिहाइड को कन्वर्ट करने के लिए यूज हो गए इनटू अल्कोहल। नेक्स्ट आपके पास एसिड हैलाइड का कॉन्सेप्ट है। सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपके पास सिस्टम में सोडियम बोरोहाइड्राइड है, इसने H नेगेटिव को रिमूव करना है। ये H नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है इसका नेगेटिव ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट सिस्टम में यही वाला जो नेगेटिव है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपके पास सिस्टम में ये Cl नेगेटिव के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये Cl नेगेटिव जो है ये H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके HCl बन जाएगा। तो एक हाइड्रोजन आपने यहाँ यूज किया, दूसरा हाइड्रोजन ये सिस्टम में HCl बनाने के लिए यूज हो जाएगा। और दोबारा से आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लोगे, अगर आप देखो तो अब आपके पास यही जो एसिड है ये कन्वर्ट हो चुका है इनटू अल्डिहाइड। अल्डिहाइड जो है दो हाइड्रोजन को यूज करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम मैकेनिज्म है, ओवरऑल 4 यूज होंगे। दो हाइड्रोजन आइटम आपके पास एसिड हैलाइड को कन्वर्ट करने के लिए यूज होंगे इनटू अल्डिहाइड और फिर ये अल्डिहाइड जो है ये दो हाइड्रोजन मजीद लेके ये कन्वर्ट होगा इनटू अल्कोहल। सो लास्ट जो है आपके पास एस्टर है। ओवरऑल एस्टर में भी बेसिकली जो है 4 हाइड्रोजन यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बाकी तमाम चीज़ों से डिफरेंट है वो ये कि आपके पास वाटर और जिस तरह एसिड आ रहा था, HCl का एसिड आ रहा था, उसकी निस्बत आपके पास यहाँ पे भी एक अल्कोहल जनरेट होगा। सो इसमें एस्टर के केस में आपके पास दो जो है अल्कोहल जनरेट होंगे। एक लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर गौर करो तो आपके पास ये C डबल बॉन्ड OCH3 है और आप इसमें हाइड्राइड ऐड करवा रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये H नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है O नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो ग्रुप बनेगा वो इस तरह का ग्रुप बनेगा, CH3 CO नेगेटिव H एंड OCH3। दोबारा से ये ऑक्सीजन यहाँ पे मूव करेगा, अपने दोनों जो नेगेटिव चार्ज है उसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। एज अ रिजल्ट आपके पास इस सिस्टम में से OCH3 नेगेटिव निकलेगा। ये नेगेटिव सिस्टम में H पॉजिटिव अवेलेबल जो भी आपने वाटर दिया होगा उसका H पॉजिटिव जो है ये लेगा और अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अल्कोहल। तो ये एक अल्कोहल आपके पास CH3OH के फॉर्म में यहाँ पे रिमूव होगा और दूसरा आपके पास जो चीज रह गई है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH है जो कि एक अल्डिहाइड है। तो ये एक अल्डिहाइड हो गया और ये एक अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप में आपके पास एक अल्कोहल जनरेट हो गया और सेकंड अब आपके पास एक अल्डिहाइड है। अगेन अल्डिहाइड के दो H पॉजिटिव होंगे, वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो एंड रिजल्ट होगा इन केस ऑफ एस्टर वो बेसिकली 2 अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी विद सिंगल एस्टर। लास्ट स्टेप आपके पास प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो ये मैग्नीशियम की प्रेजेंस है। मैग्नीशियम एक मेटल है और मेटल के साथ जब भी मैग्नीशियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेता है और जो उसके साथ कंपोनेंट्स अटैच होते हैं वो नेगेटिव चार्ज लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कि हम इस एक्स को नहीं लेते होते, क्योंकि हम जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते होते हैं या इंडक्टिव इफेक्ट्स वगैरह की बात करते होते हैं जिनके थ्रू हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज असाइन करते हैं तो हम कार्बन की बात करते हैं। तो इस केस में कार्बन के साथ डायरेक्टली मैग्नीशियम अटैच है। तो हम लोगों ने रिगार्डलेस कि मैग्नीशियम के साथ क्या चीज़ अटैच है उसको हमने कंसीडर नहीं करना। हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो कार्बन है उसके साथ क्या चीज़ अटैच है।
सो यहाँ पे कार्बन के साथ एक मेटल अटैच है, मेटल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देता है और कार्बन पार्शियल नेगेटिव चार्ज देता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किन कंपोनेंट्स के लिए यूज होता है, मतलब इसका मेजर सबस्ट्रेट क्या है, तो इनका मेजर सबस्ट्रेट बेसिकली कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है जहाँ पे भी आपके पास C डबल बॉन्ड O का ग्रुप अवेलेबल होगा, वो बेसिकली जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है। इन केस ऑफ रिएक्शन आपके पास यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, जो भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब यहाँ पे जो चीज स्पेसिफाई करने की जरूरत है वो ये कि आप लोगों ने अभी तक जितने भी रिएक्शन देखे हैं उसमें से कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जो टर्शियरी अल्कोहल को जनरेट कर रहा हो। तो पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो सिस्टम में टर्शियरी अल्कोहल को जनरेट करता है। अगर आपको कभी भी टर्शियरी अल्कोहल बनाना हो तो जिस रिएक्शन की तरफ आप जाओगे वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। दूसरी थिंग ये कि आप यहाँ से बेसिकली जो इसका जो पिछला आपने अगर स्टेप पढ़ा हो, रिडक्शन वाला स्टेप अगर आपने गौर से देखा हो, तो आप अल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल जनरेट कर रहे थे, कीटोन से आप सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट कर रहे थे। यहाँ पे ये होगा कि अगर आप मेथनॉल लो, मतलब अल्डिहाइड में से सबसे पहला वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉर्मेल्डिहाइड कहते हो या उसका जो कॉमन नेम है वो फॉर्मेल्डिहाइड है और उसका आईयूपैक नेम मेथनॉल है। तो अगर आप मेथनॉल लो तो वो आपको प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर आप मेथनॉल के अलावा कोई और अल्डिहाइड लेते हो तो वो सारे के सारे बेसिकली आपको प्राइम सेकेंडरी अल्कोहल देंगे। और अगेन अगर आप कीटोन लेते हो तो ये आपको टर्शियरी अल्कोहल देगा। सो ये इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी तमाम रिएजेंट से। मैकेनिज्म सबका सेम ही होगा, आपके पास सब में कार्बोनाइल ग्रुप अवेलेबल है। यहाँ पे बस जो चीज़ चेंज होगी वो यहाँ पे एक आर लगा सकते हो आप, और यहाँ पे दो आर लगा के भी आप इसको देख सकते हो। सो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट जो कि मैथनॉल है, और मैथनॉल का जो रिजल्ट होता है वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। तो मैथनॉल जो है उसमें आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। सो अगेन जो काम होगा वो यही होगा कि आपके पास ये पार्शियल नेगेटिव एंड यहाँ से स्टार्ट होकर इसके ऊपर अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट अगर ये अटैक कर रहा है तो ये इस कार्बन के साथ आके ये जो आर ग्रुप है वो अगेन अटैच हो गया हुआ है। सो ये आर वाला जो ग्रुप है ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये अगेन इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर आप यहाँ से अटैक करवा रहे हो तो ये जो पार्शियल नेगेटिव थिंग है ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेके यहाँ से जाएगा, मतलब RMgx में आर ग्रुप ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके जाने हैं और एज अ रिजल्ट यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन कम हुए तो इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो फर्स्ट स्टेप में आपके पास ये आर आ रहा है, आर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा और यहाँ पे आके कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड जो है वो इस साइड पे शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इधर जो रिमेनिंग स्पीशी है वो मैग्नीशियम एक्स है, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर आए हुए नेगेटिव चार्ज के साथ इंटरेक्ट करेगा और आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें ये आर ऐड हो चुका है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं और नेगेटिव चार्ज के साथ मैग्नीशियम एक्स जो है ये सॉर्ट ऑफ इसके साथ आके अटैच हो गया हुआ है। तो ये ओवरऑल एडक्ट है, इसमें कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं हुई, सारी की सारी चीज़ें रीअरेंज होके एक न्यू एडक्ट की फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट स्टेप में आप वाटर को इंट्रोड्यूस करवाओगे। मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये वाटर के OH नेगेटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा और मैग्नीशियम OHX की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। रिमेनिंग इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रह गया, ये वाटर के H पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा और इनटू अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप कोई और एल्डिहाइड ले सकते हो रादर देन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड अगर आप लोगे तो बेसिकली वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। सेकेंडरी अल्कोहल में यहाँ पे आ रहा है और इस चीज को अगेन ध्यान में रखिएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इटसेल्फ एक आर इंट्रोड्यूस करवाता है सिस्टम में। बाकी सारे रिडक्शन में आप लोगों ने देखा था कि वो सिर्फ हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे थे, आर या कार्बन को ऐड नहीं करवा रहे थे। तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये स्पेशलिटी है कि यहाँ से आपने एक आर इस सिस्टम में खुद इंट्रोड्यूस करवाना है, तभी ये टर्शियरी अल्कोहल जो है उसको जनरेट करता है। सो अगेन दोबारा वही स्टेप है, आपके पास आर पार्शियल नेगेटिव है, जो है मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव है, आर यहाँ से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ये जो डबल बॉन्ड है ये अगेन इस साइड पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आर इस सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब आपके पास एक आर ये है और चूंकि आपने स्टार्ट में अल्डिहाइड लिया था जिसमें अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब अगर फॉर्मेल्डिहाइड होता तो यहाँ हाइड्रोजन होता, लेकिन आप कोई और एल्डिहाइड ले रहे हो तो उस केस में यहाँ पे आर का ग्रुप है। तो अगेन ये आर इसका है और ये एक न्यू आर आपने यहाँ पे ऐड करवा दिया है। दोबारा वही स्टेप होगा, आप इस सिस्टम में वाटर ऐड करोगे, वाटर में से जो H पॉजिटिव है वो अगेन अल्कोहल के पास जाएगा,
जो OH नेगेटिव हो वो इस मैग्नीशियम X के साथ जाएगा, आपके पास सिस्टम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड जनरेट होगा और साथ सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आप देख सकते हो ये टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन का वे है। आपके पास यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन था वो R से रिप्लेस हो गया। आप अगर ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मजीद एक R यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव के पास मैग्नीशियम X जो है Mg X पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। दोबारा इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाओगे, H पॉजिटिव जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और मैग्नीशियम Mg X जो है वो सिस्टम में से रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जो है जाके अटैच हो जाएगा और आपके पास हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड आ जाएगा। सो ओवरऑल इस चीज को जहन में रखिएगा कि ये वाहिद स्टेप है जिसके थ्रू आप इस सिस्टम में जो है टर्शियरी अल्कोहल को जनरेट करवा सकते हो। दूसरी एक और चीज भी जहन में रखिएगा कि हमारे पास हर जगह आर आर ग्रुप है। हम जो सबस्ट्रेट ले रहे हैं उसमें भी आर ग्रुप है, जो हम रिएजेंट ले रहे हैं उसमें भी आर ग्रुप है। तो अगर आपको प्रोडक्ट गिवन हो तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि आप आर दोनों वेज में यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको ये गिवन हो CH3CHO गिवन हो और आपसे कहा जाए इसको इसमें कन्वर्ट करो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इस सिस्टम में जो रिएजेंट यूज करोगे उसमें आर की क्वांटिटी को इंक्रीज कर दोगे। तो एक CH3 ये, मतलब अगर जो है आप गौर करो तो ये वाला जो पोर्शन है मतलब अल्डिहाइड ने कन्वर्ट होना है इनटू अल्कोहल, तो आपके पास C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो रहा है इनटू CH2। तो आप यहाँ पे भी आर ले सकते हो और यहाँ पे भी आर ले सकते हो। तो अगर आपको प्रोडक्ट गिवन हो तो आप अपनी मर्जी से अपना रिएक्टेंट या जो अल्डिहाइड आप रिएक्टेंट या जो रिएजेंट आप ले रहे हो आप बेसिकली उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको एक चीज स्पेसिफाइड हो जाए, आपको प्रोडक्ट बनाना गिवन हो, तो आप इन दोनों वेज में मतलब इन दोनों वेज में आप इस प्रोडक्ट तक रीच कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ये सबसे लास्ट है और सबसे इजी भी है इन द सेंस कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। आप अल्काइल हैलाइड लोगे, उसका रिएक्शन करवाओगे विद एनी बेस, आपके पास ये जो बेस होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू जो है OH नेगेटिव आइन। मतलब अगर आप इसको गौर से देखो तो अल्काइल हैलाइड ले रहे हो, आप RX ले रहे हो, RX जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। सो जो आप अल्कोहल ले रहे हो NaOH, सॉरी जो बेस ले रहे हो वो कन्वर्ट हो गई इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। R जो है वो अपना हेलाइड आयन रिप्लेस कर देगा, X नेगेटिव रिप्लेस हो जाएगा विद OH नेगेटिव, और सोडियम के केस में अगर आप गौर करो तो ये जो OH नेगेटिव है ये रिप्लेस हो जाएगा विद X। तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो NaX और ROH बनेगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे अगेन क्लैरिफाई होनी चाहिए, ये सिंप्लीफाइड रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो। आपने हर चीज को उसके आयंस में कन्वर्ट करना है, आयंस में कन्वर्ट करने के बाद आप सिंपली उनको डिस्प्लेस करवा दोगे और आपके पास रिएक्शन हो जाएगा। इंडस्ट्री ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडस्ट्री अगर हमें जो है बेंजीन गिवन हो तो हम पहले बेंजीन से इसको CH3 में कन्वर्ट करते हैं और CH3 को फिर अगेन ये जो स्ट्रक्चर है, अगेन यहाँ पे ये वाला जो रिएक्शन आपको M यूनिट्स में मिलेगा उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रोसीजर्स देखे थे उसमें हम लोग सिंपल R के साथ डील कर रहे थे या आप एलिफेटिक अल्कोहल के साथ डील कर रहे थे। आप लोगों ने अभी तक एरोमेटिक अल्कोहल के साथ डील नहीं किया था। तो अगर हमें एरोमेटिक अल्कोहल बनाना हो तो ये जो सिंपलेस्ट रिएक्शन है विद अल्काइल हैलाइड हम इसको प्रेफर करते हैं। और इस प्रेपरेशन मेथड की ये सिग्निफिकेंस है कि ये सिस्टम में एरोमेटिक अल्कोहल बनाने के काम आता है। तो अगर आपके पास एलिफेटिक मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर गिवन हो, आप उसकी पहले क्लोरीनेशन करोगे, क्लोरीनेशन से आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा CH2Cl। तो ये आपके पास अब सॉर्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है हम इस रिएक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा अगेन सिलेबस का पार्ट नहीं है। बेंजीन के जो रिएक्शन है या आपके पास जो टोलुइन के जो रिएक्शन है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो ये एक सेपरेट रिएक्शन है। लेकिन अगर आप यहाँ तक देखो, आप यहाँ CH2Cl तक पहुंच जाओ तो ये सॉर्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड है। एक दफा आपके पास अल्काइल हैलाइड आ गया तो आपने उस सिस्टम में बेस ऐड करनी है। वो बेस वाटर भी हो सकती है, वो NaOH भी हो सकता है, वो KOH भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे वाटर की बेस ऐड करें तो ये क्या करेगा कि ये सिस्टम में इसको रिप्लेस कर देगा, Cl यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा विद OH नेगेटिव। सो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा CH2OH। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिएक्शन लिखा गया है अगेन इसका सिर्फ और सिर्फ ये फायदा है कि आप सिस्टम में एरोमेटिक अल्कोहल्स को जनरेट करवा सकते हो। और दूसरी चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि आपके पास जो फॉर्मेशन है आर की, मतलब यहाँ पे हम जो चीज फॉर्म कर रहे हैं वो ये आर पॉजिटिव है और वो कार्बोकेटाइन है। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम बात करेंगे
तो आपको ये पता है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है वो फॉर्मेशन है। मतलब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो जो भी आप लोगे एल्काइल हैलाइड, उसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना है और इस सिस्टम ने पहले फॉर्म होना है, मतलब आर पॉजिटिव में फॉर्म होना है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर करने की स्टेबिलिटी अलग चीज़ है। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि एक दफ़ा अगर आयन बन गया तो उसने सिस्टम में कितनी देर सस्टेन करना है। मतलब सिस्टम में अगर एक दफ़ा आयन प्रोड्यूस हो गया तो वो कितनी देर उस सिस्टम में विदाउट रिएक्टिंग सस्टेन करेगा। वो आपको फॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो जब भी फॉर्मेशन होगी तो फॉर्मेशन में जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो स्टेरिक हिंड्रेंस इन्वॉल्व होती है। सो अगर आपने फॉर्म करना हो तो फॉर्म करने का मतलब ये है कि आपका जो आर प्राइमरी अल्कोहल है वो सॉरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, उसमें उसका ये वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन भी होगा और वो बड़ी जल्दी इस सिस्टम में जनरेट हो जाएगा इनटू आर पॉजिटिव। लेकिन चूंकि उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी तो वो जितनी जल्दी प्रिपेयर होगा उतनी ही जल्दी वो ब्रेक डाउन भी हो जाएगा। लेकिन ये कि अगर आप बात करोगे सेकेंडरी और टर्शरी की तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आती है जिसकी वजह से आर की जनरेशन में अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर तो आप प्राइमरी हेलाइड के साथ डील कर रहे हो तो आपके पास जो है ये जो मैकेनिज्म होगा इस ये इतना फास्ट होगा कि एट द सेम टाइम आपके पास आर एक्स का भी बॉन्ड ब्रेक होगा और साथ ही NaOH का बॉन्ड ब्रेक होगा। सारे आइंस आपस में एक्सचेंज होंगे और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा इसमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा उसमें दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे। मतलब आपका ये वाला मॉलिक्यूल भी साइमल्टेनियसली ब्रेक हो रहा होगा और ये वाला मॉलिक्यूल भी साइमल्टेनियसली ब्रेक हो रहा होगा। तो ऐसे मैकेनिज्म्स जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू होता है, मतलब दोनों दो रिएक्टेंट्स आपके ऑर्डर को डिफाइन कर रहे हो या आपके रेट को कंट्रोल कर रहे हो, तो उनको बेसिकली SN2 मैकेनिज्म कहा जाता है। तो अगर आप अल्काइल हैलाइड की बात करोगे और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करोगे तो वो जिस वे में ऑपरेट करता है वो SN2 मैकेनिज्म है। SN2 का मतलब ये है कि जितनी इसकी फॉर्मेशन जितनी जल्दी होगी, मतलब आपके पास जो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल है वो बहुत जल्दी हो जाएगी क्योंकि फौरन से ये आयन ब्रेक होगा, फौरन से आर पॉजिटिव जनरेट होगा और उसी के साथ जो है आपका दूसरा जो मॉलिक्यूल है NaOH वो भी आयनाइज हो रहा होगा और आपके पास सिंपली डिस्प्लेसमेंट होगी और अल्कोहल आ जाएगा। उसकी निस्बत अगर आप टर्शी के पास जाओगे तो टर्शी आयन की फॉर्मेशन स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो पहले अच्छा खासा टाइम लगा के आपके पास सिस्टम में आर पॉजिटिव आएगा। एक दफ़ा आपके पास सिस्टम में आर पॉजिटिव आ गया तो फिर आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ जाओगे। तो अगर आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओ तो इसमें दो स्टेप्स बनेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि आर एक्स ब्रेक हो इंटू आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव, और फिर ये वाला जो स्टेप जिसमें आर पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव जनरेट हुए हैं ये आप इसमें अपने आयन एक्सचेंज करके जो है कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अल्कोहल। तो इस तरह जब आपके पास सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल इन्वॉल्व हो या टर्शरी अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व हो तो उस केस में आर पॉजिटिव की जो फॉर्मेशन है वो अच्छा खासा टाइम लेती है और उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप SN1 होता है। वन का मतलब ये है कि पहले सिर्फ एक मॉलिक्यूल आर एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। मतलब पहले आर एक्स ब्रेक होगा इंटू आर पॉजिटिव इंटू एक्स नेगेटिव एंड देन जो है एक दफा आर पॉजिटिव सिस्टम में बन गया तब वो सस्टेन करेगा, वो थोड़ी देर एग्जिस्ट करेगा और फिर वो NaOH के साथ कंबाइन करके जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे अगेन ये प्राइमरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का जो डिफरेंस है कि एक चीज़ SN2 मैकेनिज्म देती है और दूसरी चीज़ SN1 मैकेनिज्म देती है। ये इम्पॉर्टेंट इस रिस्पेक्ट में है कि आप आगे जाके एक कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ोगे वो इसी फॉर्मेशन पे बेस करता है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दें कि फॉर्मेशन के लिए प्राइमरी अल्कोहल सबसे पहले फॉर्म होगा, फिर सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म होगा और फिर टर्शियरी अल्कोहल फॉर्म होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। लेकिन जब एक दफा बन गया तो सिस्टम में टर्शियरी अल्कोहल जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा देर तक सस्टेन करेगा, वो ज्यादा देर एग्जिस्ट करेगा। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो वो भी थोड़ी टाइम एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो प्राइमरी होगा वो बड़ी जल्दी जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसकी रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन है। टर्शियरी कार्बोकेटाइन हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबल होता है, जबकि सेकेंडरी और टर्श अल्कोहल प्राइमरी जो है उनमें हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यूज थोड़ी सी लेस होती है और प्राइमरी में तो सबसे लेस होती है इसीलिए वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो फॉर्मेशन में सबसे पहले प्राइमरी बनेगा और स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट से जो कार्बोकेटाइन है टर्शियरी कार्बोकेटाइन वो ज्यादा सिस्टम में ज्यादा देर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक आपके पास जो है वो प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल के रिएक्शन है और हम अपने फर्स्ट सेक्टर को यहीं तक स्टॉप करेंगे।